नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाइनल ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कुछ ही देर में अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की बाजार की 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जिन पर आपको करना है फोकस। तो सबसे पहले तो आज जो धुआंधार शुरुआत हमने मार्केट में होते हुए देखी थी, वो शुरुआती तेजी फिजल आउट होती दिखी है। निफ्टी 19,425 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है और बैंक निफ्टी ने भी जो 44,950 के करीब जाकर एक अच्छी डे हाई बनाई थी, वहां से फिसलता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 300 अंक गंवा चुका है और अब 44,600 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मजबूती कहां है? मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तर के पास हो रहा है धुआंधार ट्रेड। वहीं रुपए की अगर बात करें तो रुपए में लगातार मजबूती बरकरार है। डॉलर के मुकाबले 3 हफ्ते की ऊंचाई पर रुपया है और आज दिन के दौरान $1 की कीमत 82 रुपए 37 पैसे के स्तर को छू चुकी है और इस समय 82.5 के करीब डॉलर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी है और यूरोप के मार्केट्स जो खुले हैं उसमें आधे से 1% की चौतरफा तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। तो ये है इस वक्त के बड़े हाइलाइट्स और अब देखने वाली बात ये होगी कि वीकली एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कल हरे निशान के साथ हमने स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग देखी और आज भी शुरुआत धुआंधार हुई और ओपनिंग सेशन में अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिले है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार के कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। कुशल हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए कौन से ट्रिगर्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं अभी? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून नया। सबसे पहले तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई थी उसकी मीटिंग जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस को लेकर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ इसका बंद हो जाएगा आज के दिन। साथ ही चेस का आज वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाना है जिसमें प्रगनंदा और मैग्नस कार्लसन के बीच ये फाइनल टाई ब्रेकर आज खेला जाएगा। 2023 का जो जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम है वो आज से शुरू हो जाएगा यूएस में। 26 तारीख तक ये चलेगा। जहां तक 25 अगस्त का सवाल है, अलकार्गो टर्मिनल्स और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से ट्रांसफर होकर अब रोलिंग सेगमेंट में आ जाएंगे कल से। पारमेक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। एक्स डिविडेंड 6 कंपनियां करेगी जिसमें एबीबी, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स जैसे स्टॉक शामिल है। एक्स डेट है काफी सारे बायबैक्स की जिसमें पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडिया मार्ट इंटरमेश, एफडीसी, केआरबीएल जैसे स्टॉक शामिल हैं। साथ ही जो जैक्सन होल सिंपोजियम है उसमें कल के दिन में एक तो यूएस के फेड चेयरमैन पावेल साहब और साथ ही ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लैगार्ड वो भी स्पीच देती हुई नजर आएंगी। अगस्त महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है यूएस के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और अंत में सोमवार 28 अगस्त कैश पे से पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी 46वीं एजीएम होती हुई नजर आएगी। यूनिकेम लैब्स इनका जो ओपन ऑफर है वो खुलता हुआ दिखेगा। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये जो इप्का लैब ने ओपन ऑफर डाला है वो खुलेगा, 8 सितंबर तक रहेगा। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया ये जो आईपीओ है ये आईपीओ बंद हो जाएगा। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है समर बैंक हॉलीडे की वजह से। तो ये सारे हैं ट्रिगर्स। लेकिन कुशल, कल आपका एक ट्रिगर गलत निकल गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके बोला कुशल का ट्रिगर तो गलत है। एनी गेसेस? कौन सा? अरमान, आपने कोई अंदाजा आपको? वो आयरलैंड वाला है? कौन सा गेस? मैच वाला। हाँ, मैच वाला सर। मैच वाला ना? क्या गलत था उसमें? मतलब स्वीप तो हुई नहीं, वो मैच ही स्वीप हो गया। हाँ, बारिश हुई। बोले बारिश हुई तो कुशल ने तो बोला बॉल नहीं डाली तो तो बोला कि वो कुशल ने जो बोला था पहले वही सही था। कुशल ने ट्रिगर में नहीं लिया। बोला आपने बोला ट्रिगर में लो, तो कुशल ने जबरदस्ती लिया। कुशल को पहले से पता था कि बारिश होनी। पहले पता था आपको? सर नहीं। ओके, चेक किया होगा। चलिए, तो अब व्हाट नेक्स्ट? नहीं मतलब ठीक है, अब तो मैं तो चेस की बात कर रहा हूँ। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो चलिए, तो कुशल ने तो ट्रिगर सब बता दिए। खबर वाले शेयर आप बताएंगे? यस सर। बताइए, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे। जी जी। खबरों में सबसे पहले जीआर इंफ्रा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी कि जीआर इंफ्रा के लिए एक बड़ी खबर है जिसमें इन्विट के जरिए लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ जुटाने की जो है योजना है। नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिखा है, ये भी फर्स्ट ऑन जी आता हुआ दिखा है। 1 मार्च से विस्की के लिए नई परिभाषा आती हुई दिखी है जिसमें सिंगल मॉल्ट विस्की वही होगी जो सिर्फ मॉल्ट बॉल से जो है बनी हुई होगी। कल्पतरु ग्रुप, यहाँ पर एक हमारी एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिखी है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि इनकम टैक्स को कल्पतरु ग्रुप में मिले टैक्स के चोरी के सबूत 4 अगस्त को करीब 1 दर्जन जगहों पर सर्च की कार्रवाई हुई है।
इप्का लैब्स, यहाँ पर यूएसएफडीए से इनका एक प्लांट जो है वहाँ पर 3 आपत्तियाँ वहाँ पर जारी होती हुई दिखी है। ग्लैंड फार्मा हैदराबाद यूनिट को यूएसएफडीए से क्लीन चिट इनको मिलती हुई दिखी है। ज़ायडस लाइफ साइंस यूएसएफडीए से इंजेक्शन के लिए एक अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। टाटा पावर्स, यहाँ पर अगर आप बात करें इनकी टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन लिमिटेड का जूम कार के साथ करार का ऐलान किया है। ईवी चार्जिंग इंफ्रा सॉल्यूशन के लिए जो है करार करते हुए दिखे हैं। रेलटेल कंपनी को लगभग 28 करोड़ का ऑर्डर मिला है। स्पाइस जेट की बात करें तो यहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड मामले में कंपनी को हाईकोर्ट से झटका लगता हुआ दिखा है। सिंगल जज बेंच ने फैसले पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। और अंत में आज कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें अगर आप बात करें कोफोर्ज की, जहाँ पर लगभग 26% के आसपास सौदे होते हुए दिखे हैं 1.65 करोड़ शेयर्स के। मैक्स फाइनेंशियल वहाँ पर 2.2 करोड़ है। जियो फाइनेंशियल 1.6 करोड़। मनापुरम फाइनेंस 1.4 करोड़। HDFC बैंक 8 लाख। साउथ इंडियन बैंक 36 लाख। IRFC 14 लाख। GMR एस्पोर्ट्स 56 लाख। RBL बैंक लगभग 95 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हैं। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनमें एक्शन दिखेगा एंड ऑफ कोर्स उस पर तो बातचीत होगी, लेकिन पहले मार्केट्स में ये जो टर्न अराउंड देखने को मिला है उस पर अनिल सर के व्यू ले लेते हैं। सर, अच्छी खासी हरियाली के साथ, जोश के साथ किक ऑफ किया था और फिर ये क्या मूड बदल गया? ये वीकली एक्सपायरी वाला टिपिकल मूवमेंट है या कुछ और कारण है? देखिए, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो है कि निफ्टी को, बैंक निफ्टी को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे। जो आपका हाई रेंज का टारगेट है आज बिल्कुल उस हाई रेंज पे पहुँची है। जो निफ्टी का हमने 19,565 19,625 दिया था, आज का हाई आप देख लीजिए 19,585 का है, एग्जैक्टली उस रेंज में गया। बैंक निफ्टी का 44,800 45,000 वहाँ पे शॉर्ट करने की भी राय थी हमारी बैंक निफ्टी की, जिसको बेचना है जितना 45,000 के नज़दीक आप बेच पाएंगे उतना बढ़िया। और 44,950 का आपका ही है। तो आई थिंक, और जो निफ्टी बेचना चाहते हैं उनके लिए भी 19,565 से 19,625 की रेंज में बेचने की राय थी। करेक्ट। तो आई थिंक एकदम परफेक्ट लेवल है। अब दिक्कत क्या है? इश्यू ये नहीं है कि मार्केट क्यों घट गया, इश्यू ये है कि आज क्यों घट गया। क्योंकि आज तो संकेत सारे अच्छे हैं, ऐसे कहीं कोई खराबी के है नहीं। ग्लोबल मार्केट्स भी ऐसे बहुत बुरे नहीं हैं, मतलब नैस्डैक फ्यूचर तो ठीक ही है, हालांकि डाउ फ्यूचर 13 पॉइंट के ऊपर है। सो आई थिंक थोड़ा सा जिस तरह से आप कमज़ोर हुए हैं, जैसे होता है कि आप एकदम तेजी के मार्केट में, तेजी के मार्केट में जैसे फर्स्ट डिप आती है, हर फर्स्ट डिप में आपकी वापस बाइंग आ जाती है। जब आपका कमजोरी का मार्केट और फंसे हुए लोग, अगर उसके ऊपर वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो वो शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट था वो आपके फर्स्ट हाफ में आ गया। अब उसके बाद चाहिए फॉलो अप बाइंग। सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग तो सुबह हो गई एक बार 19,500 के ऊपर जो निफ्टी टिका रहा, या बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के बाद फॉलो अप बाइंग। तो आज के सेशन में दिक्कत जो आएगी कल वो ये होगी कि आपके लिए थोड़ी एफआईज की तरफ से जो आंकड़े आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। ये सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट से मार्केट ऊपर चढ़ गए, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सप्लाई है और उसी वजह से अब रहा सवाल जो हो गया अब क्या। सो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब आप फिर से बाइंग जोन में आ रहे हैं। ठीक है, आप 19,425 के आसपास हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए खरीदारी के लिए बेस्ट जगह है, अगर वापस से निफ्टी आपको 19,400 के नीचे मिलता है, टुकड़ों में खरीदिए 19,365 19,335 300 के आसपास, 2-3 टुकड़ों में। आपको 19,400 से ही थोड़ा थोड़ा नीचे में लेना शुरू करना है, 2-3 टुकड़ों में। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,500 के आसपास है, यहाँ थोड़ा इंतजार करना है अभी नहीं लेना। हाँ, या तो अगर बहुत एग्रेसिव आपको लेना ही लेना है, मतलब मैं तो लिए बगैर नहीं मानूंगा, तो 44,500। और अगर आपको कोई बात नहीं, मैं तो देखूंगा आराम से, निफ्टी मजबूत नहीं हो रहा, बैंक निफ्टी कब तक रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ये वो फलाना, तो आप 44,200 पे लो। लेना है तो पहले बैंक निफ्टी लेना है, निफ्टी नहीं। अच्छा। हाँ, तेजी की तरफ अभी भी बैंक निफ्टी की लीडरशिप है, अनलेस कि आपको रिलायंस भागता हुआ नजर आए, कि एजीएम के पहले रिलायंस में तेजी से भागने के संकेत आए, तब तो आप निफ्टी पे दिमाग लगाना। जब तक रिलायंस में भागने के संकेत ना आए, तब तक आपको फोकस बैंक निफ्टी पे ही करना है। और बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स को 44,500 पे लेना है, एक ही कंडीशन पे 44,200 आएगा तो ऐड करूंगा 300 पॉइंट नीचे, बीच में कोई ठीक ठाक जगह नहीं। आज सुबह आपको याद है एक चीज मैंने कहा था, आज बढ़िया गैप से खुल रहे हैं, हम सब कुछ बढ़िया, मुझे एक चीज पसंद नहीं आ रही, हम गैप छोड़ रहे हैं। हाँ, ये आपने मेंशन किया था। क्योंकि जो बढ़त स्क्रीन पर नहीं होती उसमें एक हमेशा रिस्क रहती है कभी वापस नीचे आ जाए, और एग्जैक्टली यही हुआ है। आप देखिए परसों का हाई था 19,000, माफ कीजिए कल का 19,472 था, आज आप गैप से खुले, वो आपने गैप पूरा फिलअप कर दिया। कल का ही 44,521 का था बैंक निफ्टी का, आज वापस वहां पर आपने आके गैप आपने फिलअप किया, तो आज 44,530 है कल के हाई पे। सो अभी कंफर्टेबल हो गए, ठीक है, अब कंफर्टेबल, अब पैनिक मत करिए, अब डरिए मत, अब नीचे में वापस लेने का ध्यान रखिए।
परफेक्ट। हाँ, अब नीचे में लेने का ध्यान रखिए। रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है बैंक निफ्टी के, निफ्टी की रेंज लगभग वही है, हल्की सी ऊपर शिफ्ट हुई है, तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं। अब आप लेने की रेंज में आ रहे हैं, बेचने की नहीं। और जो बैंक निफ्टी की सुबह की आपने रेंज बोली थी 43,809, वो वापस आएगा तो बेचना ही है। 44,800 45,000 में तो बेचना ही, वापस आएगा तो बेचना ही है। नीचे में आप 44,500 के आसपास पहले, और उसके बाद 44,200 के आसपास फिर से ऐड करना है। ठीक है, तो अब मत डरो, जब डरना था तब तो डरे नहीं, अब डर के फायदा नहीं। ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा रिलैक्स करने का और ऐड करने का मौका है। अच्छा, लेकिन सर ये जो डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा ट्रिम डाउन हुआ है, कोई चिंता की बात? क्योंकि नैस्डैक इस पे फ्यूचर्स तो भरोसे ही मत करो, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा बढ़ेंगे अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं है अभी। और आज जैक्सन होल की मीटिंग भी है 2 दिनों की, तो इसलिए थोड़ा सा इवेंट वाली चीज़ है। तो बट ऐसा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई डाउ 400-500 ऊपर नीचे हो जाएगा, या हमारे मार्केट 200-300 ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा तो भी कोई, अपने सिंपल एक ही फॉर्मूला रखिए, भारतीय बाजार में नीचे की रेंज पे लेना है, ठीक है। ऊपर की रेंज पे लेना है, सिंपल इसी फॉर्मूले से चलिए। तेजी के लिए बैंक निफ्टी की लीडरशिप है, कमजोरी के लिए निफ्टी की लीडरशिप है। जब तक रिलायंस मजबूत नहीं होता, अगर एजीएम के पहले ही नहीं हो रहा, और आज देखो एक चीज़ समझिए, चौथा लोअर सर्किट लगाया जियो फाइनेंस ने, सेंटीमेंट तो खराब होता है ना। हाँ, इतना बड़ा स्टॉक, इतने बड़े ग्रुप का स्टॉक, लगातार 4 दिन से सर्किट लग रहा है नीचे का, तो या तो वो भाव गलत था जो 261-80 का डिराइव हुआ, और या तो ये करेक्ट। तो या तो रिलायंस घट जाए, अगर रिलायंस नहीं घटना चाहता है तो फिर जियो फाइनेंशियल घटे, तभी तो कंबाइंड भाव सही निकल के आएगा। करेक्ट। करेक्ट। अब बहुत लोग बोलते हैं 180 के आसपास आकर सही भाव निकल कर आएगा, 180 आता है, 200 आता है या 160 आता है, मुझे नहीं पता। करेक्ट, किस जगह जाकर जियो फाइनेंशियल का सही प्राइस निकलता है, लेकिन सेंटीमेंट तो खराब होता है। अदरवाइज सामने सबके पास ट्रिगर है, सबको पता है कि रिलायंस चलना चाहिए एजीएम के पहले, कहाँ चलता है, आज भी 20 रुपये नीचे। सो आई थिंक रिलायंस इज द की, अगर निफ्टी को रिकवरी करनी है तो। और बाकी बैंक निफ्टी में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाली इशू लग नहीं रही है, और जो लेवल सर ने बताया प्लीज़ उस पर गौर करिएगा। 19,400, 365, 335 बाइंग की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, बट प्रेफरेंस यहाँ पर बैंक निफ्टी को ही दीजिएगा। 44,500 अग्रेसिव बायर्स के लिए, और 44,200 यहाँ तो ऐड करना ही है अगर आप ऑलरेडी पहली लेवल पर एंट्री कर लेते हैं। आगे सारे मेहमान, हाँ सर, देखिए कौन कौन आए, जरा एक बार दर्शन कर लेते हैं जरा। बंसल जी दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, कुणाल जी भी दिख रहे हैं, सुमित जी बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, और वागले साहब और मेहुल जी भी तैयार है। बहुत बहुत सुमित जी, इतनी मुस्कुराहट के पीछे कोई बिगुल? नहीं अनिल जी, ऐसे बस वो आपने लाइव इंट्रोड्यूस किया इसके लिए थोड़ा ओहो, वाह वाह, मेरे इंट्रोडक्शन की वजह से, गजब, बहुत ही बढ़िया। तो स्वागत है आप सबका। एक्शन में जो स्टॉक्स हैं थोड़ा उन पे फोकस किया जाए, और फोकस सुमित जी आप इतना मुस्कुराए थे, तो जिस पर मेरी कविता बेहतर थी लेकिन उसके बावजूद भी बंसल जी माने नहीं, ठीक है बंसल जी की मर्जी। सुबेक्स गजब के एक्शन में, स्टॉक 9% ऊपर है, कमाल, मतलब क्या ढूंढा है। अब मैं बता रहा हूँ सुमित जी, आपने बीच में गड़बड़ कर दी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। अच्छा खासा 50-100 रुपये वाले स्टॉक में आपकी इतनी जितनी ग्रिप है ना, कसम से किसी की नहीं है। आपने बीच में इनको ऐसे ही छोड़ दिया, अब जब पकड़ा है तो देखो स्टॉक 8-8, 9-9% भाग रहे हैं एक दिन में, इतना जबरदस्त एक्शन। बताएं सर, चार्ट पे अपडेट दें, और जिन्होंने खरीदा वो क्या करें। जी अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी, अब इनका टाइम आ गया है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, इनमें भी मोमेंटम बन रहा है, और ये सब स्टॉक्स के अंदर बहुत समय के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट वाले सीन मिल रहे हैं। तो अब रेगुलरली इन सब के ऊपर एक एक करके पिक आते रहेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने इन सब स्टॉक्स में बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। सुबेक्स का जहां तक सवाल है, अभी रैली और बाकी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ऊपर के अंदर 40 रुपए तक के लेवल तो जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। 40 का लेवल टूटने पे इसके अंदर रैली और एक्सटेंड होगी। फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें। आज पहला दिन है, कम से कम 2-4 दिन तो इसके अंदर बड़ा मूव ऊपर का बनना चाहिए। ओके, सुबेक्स होल्ड करके चलने की सलाह है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी बजिंग है, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इंडसइंड बैंक, इस पर सुबह को भी चर्चा हुई थी और इसने अपने ऊपरी स्तरों को होल्ड किया है, 1427 के पास है, 2% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। पंसल सर, इंडसइंड बैंक इस समय कोई रिकमेंडेशन? नया इंडसइंड बैंक को देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है आज के, मतलब कि साइडवेज मार्केट के अंदर भी तो स्ट्रेंथ है। जिनके पास है नया बने रहने की राय है, 1426 के अराउंड चल रहा है, 1440 के लेवल्स टूटेंगे तब मोमेंटम, इसमें फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें, गिरावट पे खरीदें।
1410 1415 के अराउंड मिलता है तो वहां खरीदें। 1440 के लेवल जब क्रैक हो तब खरीदारी की राय होगी। ओके, पेंट स्टॉक्स फिर से सुर्खियों में और खासतौर से एशियन पेंट्स यहां पर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। कच्चे तेल की कीमतें जो नीचे आई हैं उसका खासा सपोर्ट मिल रहा है, दिन के उच्चतम स्तर के पास है। कुणाल सर, कोई रिकमेंडेशन इस समय एशियन पेंट्स में? देखिए, एक मोमेंटम ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पर। अगर आप एशियन पेंट्स को देखें या बर्जर पेंट्स को देखें, दोनों में अच्छी तेजी बन रही है। एशियन पेंट में भी एक अच्छा करेक्शन हमने देख लिया है ऊपरी लेवल से, और एक मेजर सपोर्ट रीजन है 3150 का, वहीं से हम देख रहे हैं कि दोबारा से अपमूव आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लें तो इन स्तरों पर बाय करने में हर्ज नहीं है। 3150 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर मुझे लगता है वापस से 3450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखकर बाय करने की राय है। ओके, बाय करने की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। कुछ एक्शन ओएमसीज में दिखा है। बीपीसीएल इस समय 1.5% स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। सुमित जी, बीपीसीएल के अंदर एक गिरावट के बाद बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई कन्विंसिंग मूव देखने को मिला नहीं है। अच्छा मूव स्टॉक के अंदर बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर के अंदर 350-352 के ऊपर सस्टेन करेगा। अभी 349 के पास ये ट्रेड कर रहा है। 350 से 352 ये लेवल एक बार ऊपर में टूट जाता है और सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो फिर बीपीसीएल में एक अच्छा बाउंस बनेगा और फिर 360 से लेके 370 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं। 344 के नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा। 352 के बाद इसमें फ्रेश बाय बनेगा। फोकस रखिएगा, बीपीसीएल में स्ट्रेंथ के संकेत आते दिख रहे हैं। बिल्कुल, और वागले साहब भी कहीं कहीं कुछ संकेत ढूंढ रहे हैं। खरीदारी के हैं या बिकवाली के, ये तो वही बताएंगे। हम तो सिर्फ बिगुल बजा सकते हैं। जी वागले साहब बताएं सर, बाय कॉल है या सेल कॉल? अनिल जी आप गेस करिए। वैसे तो गुड आफ्टरनून आपको और नेहा जी को। आप गेस करिए क्या होना चाहिए। एक में फुल फ्रेम में सिर्फ वागले साहब को बताओ। मैं वागले साहब का चेहरा और उनके भाव और मुद्राएं और मेरा शर्ट का कलर भी देखिए अनिल जी। बाय कॉल। तो ऐसे आप कैसे सवाल पूछते हैं अनिल जी? आप मतलब डिसअपॉइंट कर रहे हैं मेरे को। हाँ, कैसे? ऐसे आपने सवाल ही कैसे पूछा कि मैं बाय या सेल दूंगा जब मैं इतना हरा भरा हूँ? हाँ, तो मैं बाय बोला ना, मैंने बोला तो सही बाय कॉल। वैसे बाय द वे मैं बता दूं, आपकी मेरी सिचुएशन एक जैसी है। ये ग्रीन कलर तो बिल्कुल भी नहीं कहीं भी, लेकिन फिर भी आपने इसको ग्रीन माना और मैंने भी यही अज्यूम किया, इसलिए मैंने भी बाय कॉल बोला है। ग्रीन नहीं है बिल्कुल, मैंने कहा लाल तो बिल्कुल नहीं है, तो सेल कॉल तो होने का सवाल नहीं है। मैंने एलिमिनेशन वाला प्रोसेस अपनाया कि इसको ग्रीन मानो या रेड। ओके, तो रेड तो है ही नहीं। अब ग्रीन है कि नहीं वो वागले साहब जाने। जी बंसल जी। शब्दों पे आप गौर कीजिए। उन्होंने बोला है मैं हरा भरा हूँ अनिल जी। पंजाबी में हरा भरा का मतलब कुछ और होता है अनिल जी। हाँ, नहीं मतलब हरे तो ये ज्यादा दिखने हैं, भरे हुए तो दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, सुमित जी भी कुछ राय देना चाहते हैं। अनिल जी मेरा पहले कॉल तो दे दो। ना ऐसा नहीं होता। दूसरों के साथ भी सेम होता है, वही आपके साथ भी होगा। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सुमित जी बोलिए। अनिल जी हरा भरा मतलब पूरी बॉडी एकदम रूस पूस हरा भरा ऐसा। मैं समझ गया, खाते पीते करता वही ना। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी कहीं ये मुंह निकल न जाए, बट लकीर अभी निकली नहीं है। अरे सर दूसरा आ जाएगा, स्टॉक की क्या टेंशन। जिंदगी में मुस्कुराने के पल थोड़ी बार बार आते हैं। बताएं सर। अनिल जी कोरोमंडल फर्टिलाइजर में बहुत ही बड़ा वाला ब्रेकआउट हो रहा है। राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हो रहा है। 1100 के पार अभी निकला नहीं है, निकल रहा है। 109899 है, लेकिन मैं श्योर हूँ ये निकलेगा। जो मोमेंटम मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये अगर होता है और आज अगर 1100 के ऊपर क्लोज होता है तो इसमें कम से कम 150 रुपए की अपमूव आनी चाहिए। तो ये मेरा अगले हफ्ते का भी कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं उसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। कोरोमंडल फर्टिलाइजर 1100-1101 के आसपास एक 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। 108788 का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे टारगेट एक 30-35 रुपए का होगा। इंट्राडे मतलब आज और कल का। और पोजिशनल टारगेट मेरे को लगता है 1150-1200। ये एक 2 से 3 हफ्तों का व्यू है। 1200 तक जाने की तैयारी कोरोमंडल इंटरनेशनल की 3.5% की बढ़िया मजबूती। और आपके बात करते करते देखो, मैंने बोला ना सर, अभी हुआ है पार। पहले ज्यादा जल्दी ले लेते तो आप डाउट में ही रहते। 1100 पार होगा नहीं होगा। हाँ, तो मैंने एकदम सही टाइम पे लिया। हाँ, एकदम 100% निश्चिंत रहिए, एकदम वागले साहब, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल फर्टिलाइजर खरीदारी करने की राय। कोरोमंडल इंटरनेशनल जिसे आप कह सकते हैं।
आइए एक और बिगुल BTS डबल टी का मेहुल कोठारी साहब के लिए। जी मेहुल जी। अनिल जी देखिए, एक स्टॉक पसंद आ रहा है, कल ही ब्रेकआउट आया था इसमें, आज फॉलोअप मूव आ रहा है, वो है IFB इंडस्ट्रीज। 930 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह रहेगी। 900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा IFB इंडस्ट्रीज में, और मैं समझता हूँ कि 990 के पहले टारगेट है। इनफैक्ट हमने क्लाइंट्स को जो रेकमेंड किया है 1100 तक के टारगेट्स भी हमने दिए हैं इसमें। सो मुझे बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है और आने वाले कुछ महीनों में एक बड़ा मूव आ सकता है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 990 के टारगेट्स और 900 का स्टॉप लॉस। और इसी के साथ अनिल जी अगर आप अलाउ करें तो एक अपडेट भी था टारगेट हिट का। अरे अब आपको क्या लगता है ये सब लोग पूछ के कर रहे हैं मेरे से? सब अपने आप दे देते हैं। बिगुल बजवा के बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, जैसे आप मेहुल जी मैं बता रहा हूँ, रेगुलर शो पे आओ, जैसे हमारे हिमांशु जी हुए, हमारे बंसल जी हुए, पहले तो अपडेट देते हैं, बाद में अपना वाला कॉल देते हैं। आप तो अभी थोड़े नए नए हो तो इसलिए आप पहले कॉल दे रहे हो, बाद में अपडेट के लिए पूछ भी रहे हो। बंसल जी कभी ऐसे पूछते? बंसल जी बताओ जरा कोठारी जी को। नहीं देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ होता है नहीं जी। देखिए मैं तो नहीं पूछता, बट मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है जब काफी सीनियर लोग पहले आते थे यहाँ पर, अनिल जी आप बोले तो मैं कॉल दूं, हाँ। जैसे कि अनिल जी मना करेंगे तो चुप हो जाएंगे, और ना अनिल जी ऑन एयर मना करेंगे। बिल्कुल, तो मनाही तो हमारे किसी चीज की है ही नहीं। मेहुल जी बताइए सर सारे अपडेट्स। देखिए सर, पारस डिफेंस जो हमने लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से दिया था 20 जून को 625 रुपए पे दिया था, तो आज उसका टारगेट आ गया। 760 का हमारा टारगेट था, लेकिन ओपन ही वो 800 के आसपास हुआ है, तो वहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर दिया बुक करने को। तो ओवरऑल 30% के करीब बने हैं इसमें। सो क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को भी ये रेकमेंड करेंगे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर से ये डिप पर मिलेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बुलिश है, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस काउंटर में। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग करने की। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करें। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब भी वंस अपॉन अ टाइम IFB इंडस्ट्रीज बड़ी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहता है। जैन साहब अभी भी है आपकी लिस्ट में या इग्नोर? IFB इंडस्ट्रीज तो अनिल जी हम कैसे भूल सकते हैं, आप और हम दोनों ही नहीं भूल सकता मैं भी, क्योंकि जब आप फर्स्ट पे था आपका, उस दिन मैंने स्टॉक को दिया था IFB इंडस्ट्रीज को, जो जी बिजनेस पे अपना पहला शो था साथ में। वो था अप्रैल की 13 तारीख को मैंने आपके साथ पहला शो किया था। सो दैट वाज अमेजिंग, एंड उस दिन वो जबरदस्त चला था, और उस दिन मैंने इसके बारे में बात की थी। फिर बायोकॉन का जब आपने पूछा तो मैंने सिंजन की बात की थी। सो दैट डे इज मेमोरेबल, सो आई कैन नेवर फॉरगेट। एंड आपने मुझे मैन ऑफ द वीक अवार्ड दिया था। तो बट एनीवेज IFB को मैं वेरी फ्रैंकली मुझे अभी थोड़ा कम वैसे समझ में आता है, क्योंकि मुझे महंगा लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से, बस यही रीजन है। और बाकी ठीक है, मतलब ओवरऑल जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली काफी करेक्ट हुआ है नीचे के लेवल से, अब कहीं ना कहीं बाउंस कर रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट्स में। स्मॉल कैप मिड कैप आज हम देख रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स ने बेस्ट हाईएस्ट बना चुका है, लाइफ टाइम हाई बना चुका है। तो अदरवाइज मुझे थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से अब थोड़ा कम समझ में आता है। ओके, परफेक्ट। कुणाल जी आपसे मेरा सवाल है, ये पहले दिन ये दिया था जब मैं ज्वाइन हुआ, दूसरे दिन ये दिया था, प्लस मैन ऑफ द वीक दिया था, ये इतना याद रखना उचित है क्या? नहीं, एक मिनट, आप और मैं तो बायस्ड हो सकते हैं जैन साहब, लेकिन अनबायस्ड ओपिनियन जो देंगे वो कुणाल जी देंगे इस मामले में। जी अनिल जी इसमें जो हिडन मैसेज है अनिल जी, हाँ, वो हिडन मैसेज ये है कि जैन साहब चाहते हैं कि उस जमाने में तो आप मुझे मैन ऑफ द वीक कहते थे, हाँ, और बहुत समय से आपने मुझे मैन ऑफ द डे भी नहीं कहा है। तो अनिल जी वो चाहते हैं कि कुछ आप उनकी पीठ थपथपाए अनिल जी, उसका इनडायरेक्ट मैसेज है ये अनिल जी। मैं पीठ थपथपाना तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसे थपथपाने में मुझे मजा नहीं आएगा, उन्हीं को आएगा जब मिलेंगे ना तब प्रॉपर हाथ से थपथपाऊंगा ना, तो थोड़ा मुझे भी आनंद आए। नहीं तो ये तो खाली जैन साहब ही आनंद लेंगे। क्यों बंसल जी? बिल्कुल अनिल जी, देखिए आप एक यादाश्त का अनिल जी लिटमस टेस्ट लेते हैं अनिल जी जैन साहब का, तो जैन साहब को इतना याद है। हाँ। तो अनिल सिंघवी जी का फर्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक पिक कौन सा था जिसने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर? अरे वाह, कुछ भी बोल दो, मुझे भी याद नहीं है। कुणाल जी आपकी और हमारी, आप उसको बता दें। GMTC
कौन सा GMDC नहीं आईओएल केमिकल ने 50 रुपए के नीचे का स्टॉक था, 500 रुपए के ऊपर आईओएल केमिकल 18-20 रुपए भाव था मेरे ख्याल से, 18-20 रुपए, राइट। यस, आईओएल केमिकल, यस। GMDC भी था अनिल जी आपका? नहीं, ऐसे तो आप बोलते जाओगे, मैं हाँ करते जाऊंगा, बहुत सारे स्टॉक होंगे। चलिए बढ़ते आगे, और कोफोर्ज ये है स्टॉक सुर्खियों में। आज बड़ी डील हुई है, इस बड़ी डील के बारे में पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ तैयार है अरमान बताइए। जी सर, आज डील होती हुई दिखी है। डील में, ब्लॉक डील में लगभग प्रमोटर्स ने उनकी जो बची हुई हिस्सेदारी थी 26.6% वो पूरी बेचते हुए दिखे हैं, जो कि अगर आप देखें 1.65 करोड़ शेयर्स के आसपास जो है वो हिस्सेदारी वो बेचते हुए दिखे हैं। अब जो प्राइस है वो तो अभी निकल के आएगा, पर जो फ्लोर प्राइस रखा गया था वो अगर आप देखें 4,550 का रखा गया था, जो कि अगर आप देखें जो कल की क्लोजिंग के हिसाब से जो भाव था उसके हिसाब से लगभग 7.5% के आसपास डिस्काउंट पर था। अब ये जो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो लगभग 2019 में यहाँ पर जो ये बेयरिंग पी है, यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली थी और लगभग खरीदा था पहले, और उसके बाद ओपन ऑफर भी आया था, उसके साथ लगभग 70% उनकी हिस्सेदारी हो गई थी। अब ये जो उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी वो लगभग 1385 के आसपास के जो है उस भाव पर उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी। और अगर आप देखें सितंबर 2020 से लगातार जो है वो अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए जा रहे हैं। जो 30 सितंबर 2020 में उनकी हिस्सेदारी 70% थी, फिर 31 दिसंबर 2020 में 64% हो गई, फिर वहाँ पर देखिए 30 जून 2021 में लगभग 55% के आसपास, फिर 30 सितंबर 2021 में लगभग 50%, फिर 40%, फिर 30%। हाल ही में अगर आपने देखा था लगभग 3.5% के आसपास की कुछ उन्होंने और हिस्सेदारी बेची थी, और अब जो है यहाँ पर वो पूरी एग्जिट लेते हुए दिखे हैं। अब ये जो एग्जिट हुआ है उसके चलते नुवामा की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उनका ये कहना है कि क्योंकि जो फ्री फ्लोट जो बढ़ गया है उसके चलते FTSE इंडेक्स में इनका वेटेज जो है वो बढ़ सकता है, और इस कारण जो इनफ्लोज हैं वो हो सकते हैं। तो लगभग अगर आप देखें तो 240 करोड़ के आसपास के जो है यहाँ पर इनफ्लो संभव है। तो प्रमोटर्स ने पूरी एग्जिट कर दी है। 30 सितंबर से लगातार बिकवाली कर रहे थे, 1390 के आसपास जो खरीदा था, और अब ये अगर आप देखें तो अच्छे खासे लेवल पर, बड़े लेवल पर वो बिकवाली करते हुए दिखे। ओके, तो कोफोर्ज में है ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आता हुआ। प्रमोटर्स की बिकवाली के बाद स्टॉक में जबरदस्त एक्शन, 9% बड़ा भागा है। मेरी उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़ेगा, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त भागा है। शायद इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे बजाय स्ट्रेटजिक को देने के मार्केट में बेचो, फ्लोटिंग स्टॉक खत्म हुआ। पता नहीं, थोड़ा सरप्राइजिंग था शॉपिंग, तो हो सकता आज हमारा विश्लेषण इस पर गलत निकल गया कि ये ब्लॉक डील के बाद बढ़ेगा, बट एनीवे जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिखा है, गजब ये है। ओके, तो इसी एक्शन पर करिए फोकस। आज कोफोर्ज लिमिटेड बढ़िया एक्शन में। बाजार थोड़े से दबे हुए हैं। इस निफ्टी तो 19,400 के आसपास आया है। बैंक निफ्टी भी किसी भी वक्त लाल निशान में आने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा आखिरी 1-1.5 घंटे में 1 घंटे में जब जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। देखते हैं, सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने को है तैयार। तब तक जब तक सेठी साहब जुड़े तब तक कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस किया जाए, और उनमें से एक एम्फेसिस लिमिटेड आज सुबह रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है। एम्फेसिस वागले साहब का ही था। ओके वागले साहब, अच्छी मजबूती के साथ आपने बताया 2425 के आसपास, 2465 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। जरा एक बार अपडेट दें सर इसके बारे में। अनिल जी, एक क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया है। हमने आई थिंक 2418-20 के आसपास के बाद की थी, और यहाँ पर भी मुझे लगता है अगर आपका पोजिशनल व्यू है, आप थोड़ा एक आध हफ्ते का व्यू ले सकते हैं, तो ये, और यहाँ से भी एक 100-150 रुपये ऊपर जाना चाहिए। तो मैं पोजिशनल व्यू है तो होल्ड करने की सलाह दूंगा। 2600-2620 का मेरा टारगेट है। आपने जो लेवल पे लिया था वहां पर अगर आप स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करेंगे, मुझे लगता है वो मूव आनी चाहिए। आपने अगर इंट्राडे व्यू से लिया है तो एक बार 2-2.5-3% मिलते हैं तो आपको बुक कर देना चाहिए। परफेक्ट, ये है आपके लिए राय। एम्फेसिस पर इंट्राडे के लिहाज से प्रॉफिट बुक करें, पोजिशन है तो होल्ड करें। आइए आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से कुछ बेहतरीन और पिक्स आने की तैयारी में सेठी साहब के लिए भूल सदासार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आज में तो जोश क्यों? अनिल जी, चंद्रयान का जोश है, एमटार टेक्नोलॉजीज का जोश है। वाह, एमटार टेक्नोलॉजी सुबह का पिक ऑफ द डे, क्या कमाल कर गया, सुबह सीधा 10% ऊपर, गजब सेठी साहब, वंडरफुल, वेरी नाइस। बताएं सर पहली पिक। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल, जो अभी 347 के लेवल्स पे ट्रेड करता है,
और 365 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 340 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है वुड पैनल्स, प्लाईवुड्स, विनियर्स और एमडीएफ यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, वुड फ्लोर्स, इन सब की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है। 27% से ज्यादा का इनका मार्केट शेयर है एमडीएफ सेगमेंट पे। एक जबरदस्त पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑफ 2300 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 12,000 प्लस रिटेलर्स अक्रॉस द कंट्री। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रियल एस्टेट की डिमांड है, हाउसिंग पे सरकार का फोकस है, इनके प्रोडक्ट्स के लिए जबरदस्त डिमांड चल रही है। फिर इनके हाईटेक प्लांट्स है, एक तो उत्तराखंड में और एक आंध्र प्रदेश में, और इन्होंने उत्तराखंड वाले प्लांट में नई मशीनरी भी अभी इंस्टॉल करी है, तो उससे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का फायदा भी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.48%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.74%, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम 0.16 का डेट इक्विटी रेशियो है। और ये कंपनी में FIS-DIS भी अराउंड 25-26% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें HDFC है, टाटा है, निप्पॉन, कैनरा रोबेको, फिर आपके सुंदरम वगैरह। और वैल्यूएशन के लिहाज से इंडस्ट्री के से कंपेयर करें तो जहां 30-35 के मल्टीपल पे बाकी के स्टॉक ट्रेड करते हैं, ये स्टॉक सिर्फ 19-20 के मल्टीपल पे है, तो उस लिहाज से भी सस्ता लगता है। तो इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 365, स्टॉप लॉस ऑफ 340। स्टॉप लॉस है और 365 के टारगेट, खरीदारी ग्रीन पैनल की। जैन साहब आपको धन्यवाद देना चाहते होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। जैन साहब ने कल ही रिकमेंड किया था ग्रीन पैनल। जैन साहब आपके आगे टारगेट क्या बात है अनिल जी, थैंक यू, आपको याद रहा। हाँ। एंड सेठी साहब को हार्दिक मतलब क्या बोलूं मैं, धन्यवाद। और अच्छा लगा, उन्होंने भी रेकमेंड किया और मैंने ग्रीन पैनल, ग्रीन लैम्प, ग्रीन प्लाई, ये सारी हम लोगों ने रेकमेंड किया आगे पीछे, सेठी साहब या मैंने। तो टारगेट अभी है मेरा, दूर है थोड़ा सा अनिल जी, बट अब सेठी साहब ने दे दिया तो पक्का आ जाएगा। जी जी। सेठी साहब को हार्दिक के साथ कुछ भी देना हो तो शुभकामनाएं दीजिए, धन्यवाद देना हो तो दिल से दीजिए। हाँ। तो आप हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, मिस मैच हो जाएगा एक साथ। हाँ। ओके, तो चंद्रयान के चक्कर में इतनी शुभकामनाएं दे रहे हैं ना। नहीं, लेकिन उसका मेरे पास, अगर आपने गलती से हार्दिक बोल ही दिया और अब आपको देना तो धन्यवाद है, राइट, शुभकामनाएं दे नहीं सकते इसमें, तो उसका मेरे पास सॉल्यूशन है। बताइए सर। हार्दिक आभार, शुद्ध हिंदी। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, हार्दिक आभार सेठी साहब का। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन, जो अभी 383 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसके पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 410 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 375 का। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। ये कंपनी मेनली टर्बाइन्स बनाती है फॉर शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स के लिए। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है करीबन 1600 करोड़ की, 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है स्टीम टरबाइन इंडस्ट्री में, और ग्लोबली प्रेजेंट है, 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, मेनली नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में। और फंडामेंटली एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। जून क्वार्टर बहुत ही दमदार था, 60 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 38 करोड़ का पैट था। तो मतलब 59% की ग्रोथ थी पैट में पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर में। बाकी बहुत ही अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 32%, ROE इज 25%, एक जीरो डेट कंपनी है। और FIS-DIS भी अराउंड 39% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अच्छे खासे नाम है, निप्पॉन है, इन्वेस्को, नालंदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल करने को तैयार है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 410 के टारगेट के लिए 375 का स्टॉप लॉस। ओके, तो सेठी साहब के सदाबहार स्टॉक्स में आज ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज शामिल है और साथ ही त्रिवेणी टरबाइन, जिसमें आपको फोकस करना है। आइए अब सर की लास्ट 1 घंटे की स्ट्रैटेजी का वक्त हो गया है। बिल्कुल सर, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव से नेगेटिव टेरिटरी में आया, नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ता चला जा रहा है, 185 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है। रुपया हमारा तगड़ा है, 3 हफ्ते के हाइस पर है। और यूरोप के मार्केट्स है सर, वहां पर ठीक ठाक प्रदर्शन है, आधे % की स्ट्रेंथ यहाँ पर बरकरार है। देखिए नेहा, वैसे तो अब ये खरीदारी की रेंज में आ रहा है, कोई ऐसे बहुत डरने वाली बात नहीं, कोई ग्लोबल बहुत खराब हो ऐसा दिख नहीं रहा। और आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो भी गई, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद बाजार हल्के भी हो गए। निफ्टी का पुट का रेशियो पिछले 2 हफ्ते का सबसे लोएस्ट लेवल पर है, 0.69। तो इसका मतलब बाजार शॉर्ट साइड पे ज़्यादा है, लॉन्ग साइड पे कम है। तो आपको 19,300 19,400 की रेंज में लेना है, थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए।
दिन के एंड में देख लीजिए, जहां भी आपको मिले अच्छा मौका, 19,365 19,400 के आसपास हल्की फुल्की एंट्री कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ऊपर में 19,450 से 19,500 की रेंज में सप्लाई आएगी, तो 19,500 के ऊपर बंद होने का अगर आज आप ख्वाब देख रहे हैं तो प्लीज मत देखिए, चांस कम है, क्योंकि 19,450 के कॉल्स पर 2.25 लाख शेयर है, सॉरी 2.25 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स कर रहे हैं, और 19,500 के कॉल पे 2.83 लाख शेयर, एक स्ट्राइक प्राइस पे 2-3 करोड़ शेयर खड़े हैं। सोचो इतना ऑप्शन में ट्रेड हो रहा है। सो आई थिंक 19,450 19,500 की रेंज में सप्लाई रहेगी, नीचे में 19,350 19,400 की रेंज में आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो 365 400 की रेंज में यहाँ पे लीजिए, 450 से 500 की रेंज में जब आए तो 500 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। ये आपके लिए निफ्टी पर स्ट्रेटेजी आज बचे हुए 1 घंटे के लिए। बैंक निफ्टी 44,400 44,500 की रेंज आपको सपोर्ट का काम करेगी। 44,500 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आप अभी हैं 1.15 लाख शेयर यहाँ पर, और 44,400 पे 82-83 लाख शेयर, तो ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट यहाँ पर आप आ गए हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.82 है। ऊपर की तरफ 44,700 से 44,800 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको सप्लाई आती दिखी। इनफैक्ट 44,600 से 44,800 की रेंज ही सप्लाई दिख रही है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा अब यहाँ से कमज़ोर होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, इसकी संभावना कम है, और मजबूत होने के लिए एक्सपायरी का प्रेशर है कॉल राइटर से, जो ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो इंडेक्स में आखिरी 1 घंटे में बड़े मूव आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। अब डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करें, बट ऐसा लग रहा है कि 19,400 होल्ड होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी पर, और 44,400 होल्ड होना चाहिए बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर। ओके चलिए, तो 19,400 और बैंक निफ्टी में 44,400 ये लेवल्स हम वॉच करेंगे, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ पर यहाँ क्लोजिंग होती हुई नजर आती है। लेकिन बस काफ़ी सारे एरियाज में दिखाई दे रहा है, और हमने यहाँ पर देखा है कि शुगर स्पेस आज काफ़ी बजिंग है। रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, सब में हम दिन के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। एक चेक भी ले लेते हैं। सुमित जी, बजाज हिंदुस्तान जबरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस समय कोई सलाह? बहुत समय के बाद ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनना शुरुआत हुआ है। करीब करीब 8-10 साल के बाद ये स्टॉक के अंदर ऐसा मूव देखने को मिल रहा है। तो कुछ तो ये स्टॉक के अंदर हो सकता है स्टोरी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से ये इस तरह का मूव स्टॉक के अंदर आ रहा है। अब पिछले 4-5 दिनों के अंदर स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है, और पिछले 1 महीने के अंदर भी स्टॉक ने लोअर लेवल पे बेस बना के एक अच्छा मूव दिखाया है। ये सब इंडिकेशन डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे जो दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, उसको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 30 रुपए का लेवल तो क्रॉस करेगा ही, और भी ऊपर का मूव दिखाएगा। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इसके अंदर यूज करें, जो कि नीचे में बनेगा 23 रुपए के आसपास का, और ऊपर में 27 रुपए से लेके 30 रुपए तक के लेवल बजाज हिंदुस्तान में जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। पोजीशंस होल्ड करें, एक बड़ा मूव ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बड़ा मूव आने की तैयारी में है शुगर शेयरों में, और बजाज हिंदुस्तान उसे लीड करता हुआ 12% का बड़ा उछाल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर है आपके लिए, और वो है अगर आप मुंबई में घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे ज़्यादा पैसे, होगी आपकी जेब ढीली। ऐसा कोई भी वादा, ऐसा कोई भी आश्वासन और ऐसा कोई भी डराने वाला काम मैं नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं आशीष। बिल्कुल सर। आशीष, आप ऐसा कह रहे हैं, सही है? जो खरीदना चाहते हो वो डर रहे हैं, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है वो निश्चिंत है। नहीं, जो खरीदना चाहते हैं उनको थोड़ा सा डर लगेगा अभी। क्यों सर? डर इसके लिए लगेगा क्योंकि कीमतें बढ़ने वाली हैं, और काफ़ी समय के बाद हम देख रहे हैं कि अक्रॉस सेगमेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स में आपको कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कीमतें जो है करीब 5% तक बढ़ सकती हैं, और रियल्टी मार्केट में अगर आपको 5% मिल जाए तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। और सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीमतें बढ़ रही हैं, खास बात है कि ओवरऑल अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड, तो जो रेसिडेंशियल मार्केट है, सिर्फ भारत नहीं वर्ल्ड वाइड आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको मुंबई में देखने को मिल सकती है। काफ़ी फेवरेबल जो है सिनारियोज यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कुछ सालों में जो पेस पकड़ा है, इसको लेकर भी काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर धीरे धीरे आपको पिकअप देखने को मिला। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि FY24 में एस्टिमेट है कि 5% तक ग्रोथ यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। तो मुंबई में 5% बढ़ेंगे, ऑकलैंड में 5%, सिंगापुर 4%, मिड्रिड 4%, सिडनी जैसे मार्केट्स में भी 3.5-4% के गेंस देखने को मिल सकते हैं, मायामी 2.5%, डबलिन, मोनाको, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो रियल्टी मार्केट में 2.5% की तेजी है। खास बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि FY24 में लीडर रहेगा मुंबई का रेसिडेंशियल मार्केट। ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट बता रही है कि गेंस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे।
सर वैसे तो अगर आप देखें तो ओवरऑल गेंस के मामले में दुबई का मार्केट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जिस प्रकार के गेंस मिलते हैं दो बार वेरीफाई करके देखने को मिलता है कि 20, 30% एक साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस दुबई में कुछ प्रोजेक्ट्स में जंप भी कर दिए हैं। वहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुंबई भी कुछ पीछे नहीं है। बड़ी डील्स के मामले में अगर आप देखें तो हाल ही 18 अगस्त को एक डील हुई है जहाँ पर वर्ली में 96 करोड़ का सर एक फ्लैट की बिक्री हुई है, और 96 करोड़ में से अगर आप देखें तो जो स्टैम्प ड्यूटी निकल कर आ रही है वो 3 करोड़ 60 लाख की है। 96 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 करोड़ 5% हुई ना, 96 3 करोड़ 60 लाख। अच्छा, 96 करोड़ का सी व्यू लग्जरी अपार्टमेंट वर्ली डॉक्टर बेसेंट ट्रेड सुपर प्रीमियम टावर में बिका है। अच्छा, ये तो फोटो तो वर्ली की तो नहीं दिख रही भाई साहब। फोटो तो कोई दूसरी वाली है। इसमें तो इतना बड़ा महंगा फ्लैट नहीं हो सकता। 60वें फ्लोर पर 7,500 स्क्वायर फीट का फ्लैट बिका है। ओके कुणाल जी, है आपके दिल्ली में ऐसे महंगे महंगे फ्लैट? हनी जी देखिए, दिल्ली में भी बहुत महंगे फ्लैट है हनी जी। दिल्ली में फ्लैट से ज़्यादा महंगे हैं बंगलोज। और हमारे यहाँ दिल्ली में हनी जी एक एरिया है जिसको लटन्स बंगलो जोन कहते हैं, जिसमें मुंह मांगी कीमत पे हनी जी फ्लैट बंगलोज मिलते हैं। तो हनी जी मुंबई से आगे इस मामले में भी दिल्ली हनी जी, ऐसा मेरा मानना है। वो तो कोठियाँ हैं एकदम, कोठी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? कोठियाँ एकदम बड़ी बड़ी वाली। बिल्कुल हनी जी, आपको जी कुणाल जी। हनी जी यू आर राइट हनी जी, यहाँ उसको कोठी कहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, दिल्ली में है। देखिए जीके 2 में अनिल जी डीएलएफ का नाइट कोर्ट है अनिल जी। गुड़गांव में अनिल जी 2 सोसाइटीज हैं। बोलने में दिक्कत होती है तो बोलता नहीं अनिल जी, वो भी बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं। तो दिल्ली में भी अनिल जी एक्सपेंसिव चीजें हैं। और एक आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च बताता हूँ अनिल जी, जो आशीष भी अभी करके लाए हैं अनिल जी। देखिए अमूमन क्या है, इंडिया के अंदर कभी भी सोसाइटीज में जहाँ पे भी फ्लैट्स होते हैं दाम घटते नहीं है। बट दुबई में क्या है कि जैसे एक नया अपार्टमेंट बना तो 10 साल बाद अनिल जी वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइस घटने शुरू हो जाते हैं दुबई के अंदर। क्यों? वर्ल्ड ओवर कहीं और नहीं होता है। ये प्रैक्टिस सिर्फ दुबई में देखने को मिलती है। जैसे ही प्रॉपर्टी पुरानी होती है, 10 साल से पुरानी हो जाती है, तो वहां दाम घटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये तो अनिल जी आपकी रिसर्च टीम बताएगी। मैं तो अनिल जी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। हम तो सिर्फ स्टॉक मार्केट के अनिल जी एनालिस्ट हैं। अच्छा, मुझे लगा कि आपको अंदर की बात कुछ पता है, तो मैंने कहा पूछ लेता। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग है। नहीं तो जनरली जो लोकेलिटी ज़्यादा डेवलप हो जाए, पुरानी हो जाए, वहाँ पर भाव बढ़ते हैं, दुबई में घटते हैं। ऐसा माफ़ कीजिएगा, ऐसा बंसल जी बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं। ओके, लेकिन इस बीच बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में। मुंबई दुनिया का 6ठा सबसे महंगा शहर रियल एस्टेट के मामले में हो चुका है। ये बड़े डेवलपमेंट है आपके लिए इस वक्त। जैन साहब, जनरली आपके जेम स्टॉक्स में या फिर ऐसे एसपीएल वगैरह रिकमेंडेशन में रियल एस्टेट स्टॉक नहीं आते ना? आते हैं? कम आते हैं अनिल जी, आपने सही पकड़ा। कम दिया मैंने प्रेस्टीज एस्टेट पहले जिक्र किया हुआ है। मैंने ओबेरॉयज और जो बॉम्बे बेस्ड और ये जो बैंगलोर बेस्ड कंपनीज हैं उनके बारे में बात की थी। बहुत पहले एक बार आशियाना हाउसिंग के बारे में बात की थी। मगर इनके क्या बैलेंस शीट नंबर्स, डेट्स और ये सब को लेकर क्या थोड़ा सा वो जेम स्टॉक में क्वालिफाई नहीं करते हैं। बट यस, आप कभी रियल एस्टेट के बारे में पूछते हैं तो जरूर से बात करते हैं। जैसे महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, वो भी हैं। बाकी ओवरऑल बहुत ज्यादा नहीं। और डीएलएफ जैसा कि आपने भी रेकमेंड किया, आशु जी ने किया, हमारे दिल्ली के तो सारे लोगों ने कर दिया, राकेश जी ने, कुणाल जी ने, सब ने बहुत जबरदस्त चलाई है। सो रियल एस्टेट इज रियली डूइंग वेल। और इवन हर जगह पे जो एक ओवरऑल सारे एसेट क्लासेस में तेजी आई है, उसकी वजह से इवन आप जयपुर में भी जबरदस्त रेटें बढ़ी है, या बॉम्बे में ही है। और ये जो बात कर रहे हैं बंसल जी, वो बहुत सही कर रहे हैं कि जैसे ही पुराना होता है तो ऐसा ही आप देखिए कि अब दूसरी जगह बॉम्बे में भी जो नए जो डेवलप होते हैं उनकी रेटें बढ़िया रहती है। वैसे हमारे जयपुर में भी है। अगर हमारे जो मेन सी स्कीम है वहां से ज्यादा आजकल दूर जगह में ज्यादा अच्छी रेटें हो गई है। सो ओवरऑल देखते हैं कि रियल एस्टेट में तो तेजी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट खरीद लो वो ज्यादा अच्छा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज खरीद लो, एंसिलरीज खरीद लो, ज्यादा बेहतर लगता है। बिल्डिंग मटेरियल्स के रोज हम स्टॉक बताते ही रहते हैं इस तेजी को खाने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट शेयरों पर राय आपके लिए आती है। आइए, श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, बिगुल के साथ शुरुआत करें या मैं सवाल पूछूं? नहीं, बिगुल के साथ शुरुआत करें। हाँ, ये है ना बात, दैट्स लाइक अ स्पोर्ट्समैन।
बिल्कुल BTS डबल टी का। शिकान जी, हमारी टीम को भरोसा ही नहीं हुआ कि आप इतना जल्दी तैयार हो जाओगे बिगुल के लिए। आराम से तो बोला अभी तो शिकान जी आए हैं, गला वाला साफ करेंगे, हाय हेलो करेंगे, कैसे हैं क्या है ये पूछेंगे, तब तक हम बिगुल ढूंढ लेंगे आराम से। लेकिन आप तो बहुत ही एकदम तेज फास्ट निकले। बताएं सर जी। यस, नहीं अनिल जी, मैंने सोचा कि इतना मार्केट इतना शांत हो गया है और हाँ। अनएक्सपेक्टेडली गिरते जा रहा है 19,030 से लेकर 220 तक। इनफैक्ट इन लेवल्स के आसपास से मैं सोच रहा था कि बिकॉज ऑफ लो वॉल्स कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स अगर लेते हैं तो उसमें अच्छा खासा एक रिवर्सल हमें देखने मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जहाँ पे भी लो वॉल्स रहते हैं वहां पे अगर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स की अगर लॉन्ग की पोजीशंस अगर बनाई जाए तो वहां पे लगता है कि कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। और इस स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स में जैसे मोमेंटम कल के दिन में बना था और ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मोमेंटम बन सकता है तो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। और स्पेसिफिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी और बन सकती है। करंट लेवल्स नो डाउट कि आज के हाई से थोड़े से नीचे के हैं, लेकिन अगर इन्हीं लेवल्स के ऊपर अगर एक लॉन्ग की पोजीशन अगर बनाई जाती है तो यहाँ से स्टॉक वापस एक बार 595 से लेकर 600 के भी लेवल्स दिखा सकता है। वीकली बेसिस पे अगर अनिल जी अगर इसके पर्टिकुलर चार्ट को देखेंगे तो इसमें एक अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना है और कल के दिन में इसने हाई भी क्रॉस किया था। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लग रहा है कि इसमें काफी अच्छी तेजी बनेगी। अभी क्या रीजन आएंगे पता नहीं, लेकिन मोमेंटम काफी अच्छा बना है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 568, यानी 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 595 से लेकर 600 रुपीज कि एसबीआई पे करे फोकस, 600 तक का टारगेट अपसाइड में, 568 का लगाए स्टॉप लॉस। लेकिन अच्छा खासा बस तो फर्टिलाइजर स्पेस में दिखाई दे रहा है। हम लगातार आरसीएफ, चंबल और फैक्ट की बात करते रहे हैं। इसी बीच स्पिक 7% की स्ट्रेंथ यहां पर भी हमने बनते हुए देखी और पूरा स्पेस ही बाजिंग है। जैन साहब, आपका व्यू जानना चाहेंगे सर, फर्टिलाइजर स्पेस ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है और कुछ है जो इस समय पसंद आ रहा है? देखिए, पिछले हफ्ते भी ये सवाल पूछा गया था और मैंने डिस्क्लेमर के साथ ही बोला कि फर्टिलाइजर के सारे स्टॉक्स, भले वो जीएसएफसी हो, आरसीएफ हो, कोरोमंडल हो, चंबल हो, इवन स्पीक है, ये सारे एक के बाद एक रेकमेंड किए हुए हैं। तो हमारे क्लाइंट्स भी हो या फॉलोअर्स हो या अलग अलग मीडिया पे जब बात करते हैं तो इन स्टॉक्स में वैल्यू बहुत दिखती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा चलते नहीं है और वेरी फ्रेंकली एक कमोडिटी स्टॉक के हिसाब से इनको लो पी मल्टीपल दिया जाता है। बट फंडामेंटल्स आर वेरी गुड और नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब जीएनएफसी है जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मार्केट कैप वाला स्टॉक है एफएनओ में, जो कि जैसे ही चलने लगता है वैसे वो बैंड में आ जाता है। तो ओवरऑल आई एम बुलिश। और हमने इनफैक्ट 104-5 रुपए पे जिक्र हुआ था जब आरसीएफ की बात हो रही थी, तो वहां से आज 124-25 रुपए गया और कल मैं कुणाल जी को भी सुन रहा था, वो 140 तक के भी टारगेट्स दे रहे थे। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह जब चलने लग जाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट में मैं करेक्शन देखने लग जाता हूं। और आज हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो वैसे ही लाइफ टाइम हाईज को क्रॉस किया है, हालांकि जस्ट किसिंग डिस्टेंस था, थोड़ा सा ही वहां से फिर से वापस से नीचे आ गया। सो लेट्स सी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ पास में हमारे कहने पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में निवेशित रहना चाहिए। डिविडेंड यील्ड को भी साथ में जरूर से कंसीडर करें रिटर्न्स में। कुल निवेशित रहने की सलाह है। लंबी अवधि के लिए फर्टिलाइजर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। सुमित जी, स्पिक और जीएनएफसी दोनों में मैं चाहूंगी जरा व्यू दे दीजिए। दिन के उच्चतम स्तर के पास हैं। स्पिक के अंदर ब्रेकआउट है। लास्ट 2 दिनों के अंदर ही स्टॉक ने 10 रुपए का मूव ऑलमोस्ट दिखा दिया है। स्टॉक के अंदर आज 70 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा और ऊपर में 75 रुपए से लेकर 78 रुपए तक के लेवल स्पिक में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक यहां से अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जीएनएफसी के अंदर भी यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 575 रुपए से लेके 580 रुपए तक का मूव ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। कि स्पिक को होल्ड करने की सलाह, जबरदस्त स्ट्रेंथ बनती दिख रही है और जीएनएफसी 580 के टारगेट के लिए बिल्कुल पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। इसी बीच कुछ समय पहले ही पाग्रिड में 10 लाख शेयरों की कुछ बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। स्टॉक इस समय दिन के निचले स्तर पर है। पाग्रिड, कुणाल सर, इस समय कोई व्यू?
देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नेहा, हमने पिछले कुछ दिनों में स्टॉक को एक रेंज में सेटल होते हुए देखा है। रेंज जो है वो 240 से 265 के दरमियान है और रेंज के मध्य में कहीं ये स्टॉक अटका हुआ है। तो फिलहाल मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को एक क्लियर डायरेक्शन लेने दें, उसके बाद इसमें कोई खरीदारी की राय देंगे। जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, 240 रुपए के नीचे जाता है तो स्टॉक कमजोर हो जाएगा, तो 240 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। 240 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है और इस लेवल को वॉच करिएगा, अदरवाइज आपको इससे निकलने की रिकमेंडेशन है। ओएनजीसी, आज एनर्जी स्पेस में हमने प्रेशर देखा है और ये भी दिन के निचले स्तर के पास है। बंसल सर, ओएनजीसी इस समय कोई सलाह? नया स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है आज के सत्र में, और मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शन पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। थोड़ी सी और करेक्शन यहाँ पे हो जाए, अभी देखें तो स्टॉक 173 के अराउंड चल रहा है। अगर ये 171 170 के अराउंड मिलता है तब 169 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ ओएनजीसी में खरीदारी की राय होगी। इसी बीच एमएमटीसी, ये भी दिन के निचले स्तर पर आया है और क्लियर फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। वागले सर, एमएमटीसी सर कोई राय बन रही है अभी? नेहा जी, मुझे लगता है एक टॉप 44 के लेवल पे अटका है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है, क्योंकि अगर 44 के पार निकलेगा इसमें एक बहुत बड़ी मूव आनी चाहिए, मतलब ये 50-55 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये तो करेक्शन है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है 41, 40, 50, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब तक ये 38 के नीचे क्लोज नहीं होता है, इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट्स में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में है मजबूती। आज हल्की फुल्की मुनाफा वसूली। 19,400 पर आता हुआ निफ्टी डे लो पर है और 44,500 पर आता हुआ बैंक निफ्टी डे लो पर इस वक्त आपको नजर आएंगे दोनों ही इंडेक्स। और आखिरी आधे घंटे में जाने की हम जब तैयारी करें तो कोई रिकवरी के आसार दूर 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 तक अभी तक दिख नहीं रहे। तो ऐसे में थोड़ा सा आपका मूड ठीक किया जाए, कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। ओके बंसल जी, कृपया ध्यान दें, आपके लिए बड़ी काम की खबर है, तो जरा गौर फरमाइएगा। वैसे इंटरेस्ट सबको ही आता है, नाम आप ही का खराब होता है वो अलग बात है। नई रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन भी जबरदस्त बढ़ रहा है और इस तिमाही में ऐसा समझा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन तिमाही मल्टीप्लेक्सेस के लिए हो सकती है। क्यों, जरा नूपुर से समझा जाए। नूपुर, क्या हो रहा है? बिल्कुल सर, वो जो बॉयकॉट बॉलीवुड हुआ था, हाँ, वो अब टर्न हो गया है। अच्छा, बॉयकॉट ओटीटी कह तो सकते हैं, एम्ब्रेस बॉलीवुड। बहुत अच्छा तगड़ा कमबैक एक्चुअली सर रिस्पांस मिल रहा है। कोविड के बाद हमने देखा था कि सबसे अच्छी तिमाही Q1 FY23 की हुई थी, जो पिछले साल पहला क्वार्टर था। ओके। उसके बाद अब ये माना जा रहा है जो ये रनिंग क्वार्टर है ये बेस्ट हो सकता है, जुलाई से सितंबर। हाँ, जो अभी जो चल रहा है। अभी जो चल रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि सर अब तक 6 फिल्में रिलीज हुई है और टोटल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे तो 1830 करोड़ पहुंच चुका है। ओके। पूरा इन सब का मिला के जो पिछले क्वार्टर में, मतलब Q4 FY23 का जो था और पहला क्वार्टर जो था इस साल का Q1 FY24, उसमें इसी लेवल का हमने टोटल कलेक्शन किया था। 1830 करोड़। अच्छा। और जो मूवीज रिलीज हुई है उसमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज 100 करोड़ के क्लब में जाती हुई दिखी है। चाहे वो MI1 हो, MI7 हो, ओपनहाइमर हो, उसके बाद आई थी रॉकी एंड रानी जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 150 करोड़ का इसने कलेक्शन किया है। जेलर की बात करें सर, वो भी सबको पसंद आई है, 290 करोड़ एंड काउंटिंग है। उसके बाद OMG 2, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन 120 करोड़ एंड काउंटिंग चल रहा है। और गदर 2 तो सर गदर ही कर रही है, 410 करोड़ हो चुका है एंड काउंटिंग है सर। अरे बाप रे, सोचो सनी देओल तो 65 प्लस के हो गए ना। हाँ सर, 65 प्लस। गजब है, इस उम्र में भी गदर मचा रखी है। 400 करोड़ प्लस। तो इस साल की सबसे सुपर हिट तो अभी गदर ही है। गदर ही है सर। नंबर 2 पे ओपनहाइमर 130 है, जेलर 290 है। रजनीकांत साहब को कैसे आप भूल जाएंगे। तो नंबर 2 जेलर है। और OMG भी पीछे नहीं, 120 है एंड काउंटिंग है। रॉकी रानी 150। ओके, तो इतनी सारी ये सब इसी क्वार्टर में आई है। इसी क्वार्टर में आई है सर। सर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब ये लेके चल रहे कि 1830 करोड़ तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 38 दिन बचे हैं इस क्वार्टर के, 38 डेज, तो 750 करोड़ और नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकता है।
तो टोटल इससे आएगा अब आएगा ड्रीम गर्ल जो कल रिलीज होने वाली है, आयुष्मान, हाँ ड्रीम गर्ल 2, आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे की। फिर आएगी जवान 7 सितंबर को, शाहरुख साहब की। हाँ सर। श्री है राजकुमार राव की, सितंबर 15। कौन सी? श्री, SRI। अच्छा श्री, ओके श्री, ओके। स्त्री तो नहीं है, स्त्री पहले भी आई हुई है राजकुमार राव की। राजकुमार राव की उसके स्वीकल, इसकी नहीं SRI है ये तो। SRI है। ओके SRI श्री, ओके ठीक है। फिर एक प्रभास और श्रुति हसन की मूवी आ रही है सालार, 28 सितंबर को। सालार, ओके। सब पोस्टर वोस्टर भी लेके आई हैं आप, बिल्कुल है। ये पोस्टर का तो क्या पहले जमाने में पोस्टर लगते थे पूरे शहर में, गांव में, ऐसा फिल्म के। आजकल तो पोस्टर का जमाना चला गया। एनीवे, तो ड्रीम गर्ल, जवान, इनमें जवान सबसे इम्पोर्टेंट है बॉक्स ऑफिस के साथ। कब रिलीज हो रही है? 7 सितंबर को सर। अच्छा, तो 7 सितंबर, पूरा 20 दिन है, 25 दिन है। हाँ ओके ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये कि कोविड के बाद की ये वाली क्वार्टर सबसे बेस्ट रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कोई डाउट ये तो आना ही आना है, करेक्ट। क्योंकि बॉलीवुड का बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने देखा है, कंटेंट भी अच्छा है और रेस्पॉन्सेज उससे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। खुद बंसल जी भी जाने लगे ना पिक्चर के, पहले बीच में तो छोड़ ही दिया था उन्होंने बिल्कुल। जब से उन्होंने छोड़ा, कलेक्शन की हालत बड़ी खराब, वापस जाना शुरू किया। तो देखो बंसल जी, आप रेगुलरली जा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं तो वो पिक्चर भी देख के आया हूँ जिसको नूपुर अनिल जी कवर करना भूल गई। घूमर अनिल जी, बाल्की जी की मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है, लो बजट मूवी है। और वो जेलर और ये गदर 2 में और ओ माय गॉड 2 की पिक्चर में अनिल जी, उसके मतलब कि मीडिया की हाइप में वो खो गई है पिक्चर अनिल जी। हिडन जेम है, मस्ट वॉच है वो भी। साहब को भेजो हिडन जेम्स है तो पहले जेम्स वाले जेम्स साहब को, जेम्स साहब देख के आओ पहले। वैसे मैंने सुना है उसकी तारीफ काफी सुनी। वेरी गुड मूवी। हाँ, अभिषेक बच्चन और सयामी खेर की मूवी है, करेक्ट। हाँ, क्रिकेट पर है ना? क्रिकेट पर है, हाँ। क्रिकेट पर है, ओके। तो ये है बड़ा एक्शन आपके लिए पूरा का पूरा इस क्वार्टर में आता हुआ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त, एक के बाद एक फिल्में आती हुई दिख रही है जो सुपर हिट होगी। तो मतलब एक्शन भरपूर है। सर एक और पॉजिटिव चीज होती है, जब मूवीज इतनी सारी होती है तो इन कंपनीज को एड रेवेन्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि वो जो एड्स आते हैं बीच में मूवीज के, ट्रेलर्स के और जो करेक्ट VLCC के प्रोडक्ट्स के हाँ, तो मतलब एड रेवेन्यू भी है और साथ ही साथ टिकट का तो है ही है, फूड एंड बेवरेजेस का है ही है। तो मतलब चारों उंगलियां गेम है, एक तरह से आप मान सकते हैं। आइए PVR के चार्ट पर श्रीकांत जी से राय ली जाए। श्रीकांत जी थोड़ी देर में आए तो जरा उनसे काम करवाते हैं, बाकी लोग आधा पौन घंटे से कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो श्रीकांत जी 1730 पर है PVR, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर चार्ट पैटर्न को देखें तो काफी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। इनफैक्ट इसमें काफी बड़ा एक गिव अप आया था अराउंड 1380 1400 के करीब, और उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि इसमें एक लगातार तेजी बनी है। और जो भी अभी आपने जितना भी इसके बारे में बताया ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, ये स्पेसिफिकली चार्ट में दिख रहा है कि इसमें कंसिस्टेंट तेजी बन रही है, कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन इसमें नहीं है। और अभी इट इज वेरी क्लोज टू इट्स क्रूशियल लेवल ऑफ 1770। अगर इन लेवल्स के ऊपर भी अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है, और जैसे कि न्यूज फ्लो में मुझे लगता है कि ये क्रॉस कर लेगा, तो नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर वुड बी 1950 या 2000 के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। बट अगर मैं एवरेजेस और इन सब का अगर सपोर्ट लेता हूं तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 1650 या 1670 के रेंज में अगर बिकॉज ऑफ करेक्शन इन द मार्केट अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो बिल्कुल लॉन्ग पोजिशन बनाए। वहां पे स्टॉप लॉस काफी अच्छा हो जाएगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। तो 1630 का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन अगर यहाँ से अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर पोजीशन बनानी है तो मुझे लगता है कि शायद स्टॉक ने ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। तो करंट लेवल पे अगर मुझे लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मैं 1680 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और टारगेट्स नजर आते हैं मुझे 1800 रुपए के। 1800 रुपए के टारगेट के लिए PVR आइनॉक्स पर फोकस करके चलिए। अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेंथ तो हम रियल एस्टेट स्पेस की बात कर रहे थे। IB रियल एस्टेट 9.5% की दमदार स्ट्रेंथ इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। कुणाल सर, इस पर कोई व्यू होगा? आपने इससे पहले भी आपने और राकेश जी ने इसे रेकमेंड किया है सर, तो अभी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं?
देखिए बहुत अरसे से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। नेहा, इसके चार्ट को अगर आप देखें तो एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए जो कि 50 रुपए के इर्द गिर्द है और वहीं पर ये काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इन स्तरों पर मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध है इस स्पेस में जिन पर फोकस करना चाहिए, तो फिलहाल इसको अवॉइड करने की राय भी आईबी रियल एस्टेट को अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है। ऑटो स्पेस आज कुछ लगाड़ लग रहा है। अशोक लेलैंड दिन के निचले स्तर के पास ट्रेड करता हुआ। बंसल सर, इस समय अशोक लेलैंड पे कोई सलाह? नेहा, बढ़िया स्टॉक है, निचले स्तर पे चल रहा है। ऑटो में थोड़ी सी करेक्शन चल रही है, तो थोड़ी सी करेक्शन आई हुई है, तो 185 के अराउंड चल रहा है। जिनके पास है होल्ड करें। अगर 180 के नीचे मिलता है तो गिरावट में खरीदना चाहिए 205 210 के टारगेट के लिए। गिरावट में खरीदे, ये है राय आपके लिए अशोक लेलैंड पर। 205 210 तक की तैयारी अभी भी है। तैयारी है सुमित जी की भी बिगुल के बाद। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1180 1181, 1180 1181 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है HCL टेक। HCL टेक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कल भी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था, आज भी इसके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो ये ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 1195 1200 के पास है। तो जब तक ये 1195 ऊपर में टूटेगा नहीं, तब तक इसमें एक बार फ्रेश बाय बनेगा नहीं। यहां से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से नीचे में 1160 रुपए से लेके 1150 रुपए, ये इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से 30 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। तो HCL टेक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 1195 के स्टॉप लॉस से 1160 1150 के टारगेट्स के। ओके, तो ये रिकमेंडेशन HCL टेक पर आती हुई सुमित जी की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक प्रेशर आज ये झेलता हुआ नजर आ रहा है, दिन के निचले स्तर के पास है। एक रिकमेंडेशन यहाँ पर वागले सर से लेते हैं। वागले सर, IDFC फर्स्ट बैंक सर इस समय चार्ट्स पे कुछ सलाह होगी? नेहा जी, IDFC फर्स्ट बैंक पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। अभी भी थोड़ा सा करेक्शन है जो एक्सटेंड हो सकता है। 9150 92 के आसपास का भाव है। हो सकता है ये 88 89 तक आ जाए। मेरे लिए ये तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग स्पेस में तेजी है। मुझे नहीं लगता ये 87 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक वीक होगा। तब तक ये इसमें स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। सर, क्या ऐसे ही व्यू बंधन बैंक में भी, क्योंकि सर दिन के निचले स्तर पर ये भी है, तो इस पर क्या व्यू होगा सर? नया जी, बंधन बैंक पे भी व्यू सेम है। नीचे के स्तर से काफी, मतलब मेरे हिसाब से बाउंस बैक हुआ है। 234 का लो बना के अभी 236 है। हाँ, ये अगर 230 ब्रेक करेगा तो इसका व्यू चेंज हो जाएगा। ये मतलब 233 34 ये ब्रेक होना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। ऊपर में 244 45 का रेजिस्टेंस है। ओके, फोकस HPCL पे भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने BPCL की तरह यहाँ पर भी देखा है स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ दिन के ऊपरी स्तर के पास ही है। सुमित जी, HPCL सर इस समय कोई राय? इसके अंदर भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और एक अच्छी खासी 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद ये पुल बैक के संकेत दिखा रहा है। तो 258 260 अब जब तक नीचे में टूटेगा नहीं, तब तक फ्रेश सेलिंग बनेगा नहीं। ऊपर के अंदर 270 ये इमीडिएट बाउंस बैक के टारगेट होंगे। 270 का लेवल निकलने पे 278 रुपए तक के लेवल बाउंस बैक के तौर पे HPCL में देखने को मिल सकते हैं। तो 258 का नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा। 278 तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए राय HPCL पर। आइए फोकस करते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर। आजकल तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बड़ी छाई हुई है, एक के बाद एक लिस्ट भी हो रही है। इन पर आई है केयर, जो दिग्गज रेटिंग एजेंसी है केयर, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है, इस रिपोर्ट को पढ़कर समझकर पूरा विश्लेषण करके आपके साथ सारी डिटेल्स लेकर वरुण जी आ गए। वरुण जी, यस सर, सब देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया? अब देख लिया सर। अब हमको बता दो आप। तो अनिल जी, इसके पहले भी हमने देखा है काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे, और अब केयर ने रिपोर्ट निकाली। ये रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है कि FY24 में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां रहती है उनमें कैसी ग्रोथ होगी वनस्पत जो बैंकिंग कंपनियों में माइक्रो फाइनेंस रहती है उनके मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो इसको ये NBFC माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। उसमें FY24 में 28% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। नो डाउट FY23 इनके लिए काफ़ी बेहतर रहा था, जहाँ पे 37% के आसपास की ग्रोथ थी, उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन ये अभी भी
बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट 4 साल में पहले बार है जब ये बैंक्स को ओवरटेक करते हुए दिखाई देगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट शेयर जो है वो भी गेन करते जा रही है। FY23 में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस NBFCs का कुल लोन पोर्टफोलियो में करीब 40 से 50% के आसपास का हिस्सा था। खासकर बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस का AUM जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है और यहाँ से कंट्रीब्यूशन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी इनकी राय है। इनका कहना है कि FY21 में जहाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके 9% थे, FY23 में बढ़ के 10% के आसपास आ चुके थे। FY24 में यहाँ पे आपको और बढ़ोतरी देखने मिलेगी। औसतन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनके 11.5% के आसपास रहेंगे। आपने देखा बैंक्स या बाकी NBFCs को देखेंगे तो वहाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर रहे हैं, लेकिन जो NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 1.5% की बढ़ोतरी का अनुमान ये लगा रहे हैं। ग्रॉस NPAs भी घटेंगे। एक ज़माने पे 6% के आसपास जो थे वो अब घटकर 2.6%, 2% आ चुके हैं। यहाँ से और कमी आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इनका कहना है कि इक्विटी के जरिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है वो काफ़ी हद तक फंड रेजिंग भी कर रही है। हाल ही में आपने देखा था काफ़ी सारी कंपनियां जो है उनका IPO भी आया था। इसके अलावा जो नॉन लिस्टेड कंपनी है वो भी काफ़ी हद तक फंड रेजिंग कर रही है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। FY22 में अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग हुई थी। 23 में ऑलरेडी 3000 करोड़ को ये पार कर चुके हैं और शायद FY24 में आपको इससे भी ज़्यादा फंड रेजिंग दिखाई दे सकती है। तो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वहाँ पे नज़र रखिएगा, खासकर जो NBFC माइक्रो फाइनेंस है जैसे कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गया, सैटिन हो गया, जो कि कोर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, वहाँ पे नज़र रखिएगा। ग्रोथ की सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो है वहाँ नज़र आती है केयर को। चलिए, तो अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना इस स्पेस में नजर आ रही है। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए जैन साहब से एक बार चेक ले लेते हैं। जैन साहब, आपने वरुण को सुना पूरी डिटेल्स के साथ। सर बताइए, NBFC स्पेस किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं और आपकी पसंद क्या होगा इस सेक्टर में? नहीं, बिल्कुल देखिए, ओवरऑल NBFC स्पेस तो बहुत बढ़िया लगी रहा और NBFC MFIs में भी काफी सारे मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किए और करीब मेरे हिसाब से 250 पौने 300 करीब NBFC MFIs इंडिया में है। उनमें से करीब 7-8 करीब लिस्टेड है जहां तक मुझे ध्यान है और इस सेक्टर को मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। रीजन बीइंग कि देखिए, जिस तरीके का ग्रोथ 2016 के पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर कहीं ना कहीं स्टेट वाइज कुछ इश्यूज आए थे, फिर 2016 में जब डीमोन आया उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ा ये सेक्टर, फिर 2019 में IL&FS वाला जो आया उसमें ठंडा पड़ा, फिर 2020 में कोरोना 1, कोरोना 2, तो उसके बाद से ये बहुत खराब फेज से अब ये पूरा सेक्टर निकला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, मतलब क्रेजी रिजल्ट जिनको कहते हैं, देखने को मिले हैं। आप देखिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नंबर 1 जबरदस्त कंपनी, इसको मैंने काफी बार रेकमेंड किया है। अरमान फाइनेंशियल जिनका नामरा बोल के MFI है वो गजब कर रही है, मैंने जेम्स में भी कवर किया। मैंने फ्यूजन किया जब ये IPO आया था नवंबर के महीने में लास्ट ईयर, अच्छा खासा मतलब 340-50 बहुत सस्ते में मैं बोलूंगा कि इन्होंने IPO ले आया और आज लाते तो बहुत जबरदस्त होता, वहां से डबल हो गया। स्पंदना स्फूर्ति, सैटिन जो कि शेप थोड़ा खराब हुआ था कंपनी का बट वापस से फॉर्म में है। एक नया मुथूट माइक्रोफिन, इसका भी IPO आने वाला, नीला वाला मुथूट वालों की कंपनी है ये। सो ओवरऑल आई फील जो अभी नंबर्स बताए हैं, ये ग्रोथ तो देखने को पास में मिली थी, आगे भी मिलेगी। और जो NPAs का इश्यू रहता है इसमें, क्योंकि एकदम अनसिक्योर्ड लोन रहता है, तो वो भी बढ़िया होने वाले हैं। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश और मुझे लगता है आगे भी आने वाले दिनों में बहुत सारे MFIs है जो कि अब IPOs लाएंगे। इसी बीच एक बार मन्नापुरम फाइनेंस पर भी फोकस कर लेते हैं। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे रहा ही है ये। कुणाल सर, मन्नापुरम फाइनेंस सर, क्या व्यू बन रहा है? चार्ट्स में किस तरह के मूवमेंट दिख रहे हैं? देखिए नेहा, एक बहुत अच्छा रन हमने स्टॉक में देखा और उसके बाद हमने पिछले आज के सत्र में और 2-3 सत्र पिछले इसमें कुछ करेक्शन आते हुए देखा है। मुझे एक सपोर्ट नज़र आता है मौजूदा स्तरों के आसपास ही, यानी कि 140 के आसपास ही एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर। तो अगर ये 140 के लेवल्स को होल्ड करता है तो कुछ समय के लिए कंसोलिडेट कर पाएगा इन स्तरों के आसपास। तो 150 to 140 के बीच में अगर ये कुछ समय बिता दे, कंसोलिडेशन हो जाए, तो इसका ट्रेंड जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। 140 के आसपास एक स्टॉप लॉस है। वेरी वेल। बंसल सर, एक व्यू मैं आपसे IDFC पर भी लेना चाहूंगी। दिन के निचले स्तर के पास है, प्रेशर में है इस समय। सर अभी चार्ट्स पे कोई सलाह होगी आपकी तरफ से? नहीं, हल्की फुल्की सी करेक्शन है। मेरे को तो लगता है नीचे में अगर 120 रुपए के आसपास मिले तो खरीदना चाहिए। 117 रुपए 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के गिरावट पे खरीदना चाहिए 133 135 के टारगेट के लिए। वो रिकमेंडेशन इस समय आती हुई।
एक बार आईटी स्पेस की इन्फोसिस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिन के उच्चतम स्तर के पास इस समय ये स्टॉक चला गया है। सुमित जी, इन्फोसिस इस समय चार्ट पे कोई सलाह? देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा सा मिक्स मूव देखने को मिल रहा है। कोई स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, कोई स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस ने थोड़ा सा तेजी मेंटेन किया हुआ है। इन्फोसिस के अंदर ऊपर में 1425 रेजिस्टेंस के पास ही है। ये लेवल अगर निकल जाता है और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ से मूव ऊपर का बनेगा। नीचे के अंदर इन्फोसिस का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1400-1405 के पास है। तो ये लेवल जब तक टूटेंगे नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ एक बार जीएमआर एयरपोर्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर 9.5% की तेजी दिखाई दे रही है और दिन के ऊपरी स्तर को इसने मेंटेन किया है। वागले सर, जीएमआर एयरपोर्ट सर चार्ट्स पे कोई सलाह बन रही है? आज जो ब्रेकआउट हमने देखा है तो फाइनेंशियल्स मैच नहीं हो गए, लेकिन मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखती है। यहाँ पर भी मुझे लगता है थोड़े से अपसाइड दिखाई देंगे। ऑब्वियसली जब कोई स्टॉक 9% ऊपर है तो फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कोई किसी ने बाय किया है, क्योंकि हमने लगभग ये 46 का ब्रेकआउट है, उसके बाद ये 1 में चल रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है ये 70-72 तक जाना चाहिए। आपको अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो वो 60 के नीचे का होगा। ओके, चलिए इसी के साथ मेटल स्पेस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर पूरी सुस्ती छाई हुई है। अधिकतर मेटल्स ने अपनी चमक गंवाई है। जेएसडब्ल्यू स्टील दिन के निचले स्तर के पास है। कुणाल सर, जेएसडब्ल्यू स्टील सर, ये क्या एंट्री का लेवल हो सकता है या फिर अभी आपको और करेक्शन दिख रहा है? देखिए, एक बड़ा सपोर्ट है नेहा चार्ट पर। अगर आप देखें तो ये 780 के आसपास है। अभी दाम जो है 790 के आसपास है। तो यही स्तर है जहां पर एक बड़ा सपोर्ट है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर स्टॉक यहां से वापस मोमेंटम लेता है, 780 के लेवल्स को कुल मिलाकर के होल्ड कर पाता है, तो यहां पर खरीदारी करने में हर्ज नहीं है। यही लेवल्स हैं जहां पर आप डिप में बाय कर सकते हैं। तो 780 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। हल्का सा स्टॉक नीचे आए तो वहां पर खरीदारी के बारे में विचार करें। ओके, हमने एमआरपीएल पर तो फोकस किया ही था। ऑयल एंड गैस स्पेस आज थोड़ा सा बटा हुआ सा प्रदर्शन है, लेकिन चेन्नई पेट्रो निचले स्तर से थोड़ा सा उठने की कोशिश यहां दिख रही है। सुमित जी, चेन्नई पेट्रो ये लेवल्स आपको कैसे लग रहे हैं? कोई सलाह इस समय? चेन्नई पेट्रो के अंदर पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से नीचे से ऊपर का मूव दिखाने का कोशिश कर रहा है। इसमें एक अच्छा मूव बनेगा जब ये 380 का लेवल ऊपर में तोड़ देगा। 380 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में 400 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। पेट्रो अगर पोजीशन है आपके पास तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। एफएमसीजी स्पेस मैरिको पर नजर डाल लेते हैं। दिन के ऊंचे स्तर के पास इस समय ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। वागले सर, मैरिको इस समय कोई सलाह? मुझे स्ट्रेंथ दिखती है 550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 3 या 4 दिन पहले इसने टेस्ट किया और वहां से ऊपर घुमा है। ये मुझे लगता है 570 तक तो जाना चाहिए और 570 ब्रेक करेगा तो 580 585 तक भी 1 से 2 दिनों में जा सकता है। तो व्यू बुलिश है। आपको यहाँ पर या हल्की सी गिरावट 558 559 वो लेवल पे लेके 553 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। एक बार रिलायंस पर चेक ले लेते हैं। दिन के निचले स्तर के पास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीकांत जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज सर क्या सलाह बन रही है? बिल्कुल, तो अगर रिलायंस की अगर बात करें तो इनफैक्ट यहाँ पे कुछ वीकनेस बना हुआ है। नो डाउट कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के काफी करीब आ चुका है। 2450-55 के करीब मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 डेज। मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिकवरी बनी है, लेकिन इस बार का जो सेल ऑफ इसमें बना हुआ है वो लगातार अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन प्रीवियस लो को कंसिस्टेंटली ब्रेक करते जा रहा है। तो 2450 के नीचे मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 2400 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बी केयरफुल। एमडो से अगर लॉन्ग पोजीशन से तो 2450 का स्टॉप लॉस रखें। 2450 के नीचे शॉर्ट की पोजीशंस बना सकते हैं या तो करंट लेवल्स पे भी शॉर्ट की पोजीशंस बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 2500। तो 2500 का काफी नजदीक का लेवल है। उन्हीं लेवल्स के साथ शॉर्ट की पोजीशंस बनाए, टारगेट्स रखें 2450 के। शॉर्ट की पोजीशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में रेकमेंडेड है 2400 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। फार्मा स्पेस थोड़ी सेहत इसकी डगमगाती हुई नजर आई है। सन फार्मा दिन के निचले स्तर के पास इस समय दिखाई दे रहा है। बंसल सर, सन फार्मा सर इस समय चार्ट्स पे कोई सलाह? नया करेक्शन चल रही है स्टॉक के अंदर और एक इम्पोर्टेंट लेवल भी स्टॉक ने तोड़ा है। 1122 का एक लेवल तोड़ा है
तो नेहा, जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, एक बार निकलना चाहिए। करेक्शन थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो सकती है। नीचे में 1095 1097 तक स्टॉक गिरने का पोटेंशियल रखता है। ओके, चलिए, इंडसइंड बैंक अपने लेवल्स को इसने होल्ड आउट किया है और ठीक ठाक प्रदर्शन फिलहाल हम देख रहे हैं इस मार्केट में भी फिलहाल नजर आ रहा है। मेहुल जी, इंडसइंड बैंक, इससे पहले आपसे इस पर बातचीत भी हो चुकी है पहले, इस समय चार्ट्स पे क्या सलाह होगी? नेहा जी, देखिए, इंडसइंड बैंक पिछली बारी जब 1430 के आसपास था, वहां पर एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था, लेकिन वो तुरंत ही दूसरे दिन विपसॉ देकर एक अच्छा खासा फॉल आया। तो ये फिर से एक अटेम्प्ट कर रहा है उस ब्रेकआउट के लिए। तो जहां तक ये 1440 नहीं निकलता, क्योंकि आज का हाई भी 1435 के आसपास ही है, तो 1440 जब तक नहीं निकलता तब तक नई तेजी नहीं करनी चाहिए। बट ये उसके ऊपर उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। कल के दिन में शायद इंट्राडे हो जाए, वो 1500 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, बट 1440 निकलना चाहिए। उसके बाद फ्रेश बाई बनता है इंडसइंड बैंक। ओके, साथ ही एक बार नजर CSE पर डाल लेते हैं। 2% की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले पार ग्रिड में हमने प्रेशर देखा था और सिमिलरली CSE भी देख रहे हैं, दिन के निचले स्तर के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी, CSE इस समय क्या सलाह होगी? ये स्टॉक के अंदर कल बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला था, तो उसके बाद ये थोड़ा सा कूल ऑफ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कल का जो था उसका रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट में स्टॉक वापस से नीचे में 80 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन पोजिशनल तौर पे स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। 85 के ऊपर निकलने पे ये स्टॉक में 90 से 95 रुपए तक का लेवल आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल एक तेजी के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए CSE पर आई इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, रिलायंस को बेच के चलना है, STBT करना है। 2500 का लेवल ब्रेक होना नहीं चाहिए था, जो फोर्स से ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है कल गैप डाउन मिलना चाहिए कम से कम 15-20 रुपए का, और मेरा टारगेट होगा 2440 2430 का। 40 से 50 रुपए की डाउन साइड में देख रहा हूँ, और अगर मार्केट वीक हो गया तो ये 2400 तक भी जा सकता है। रिलायंस पर शॉर्ट कॉल, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में लॉन्ग ट्रैप हुए हैं सबसे ज़्यादा, ऐसा आज मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शिकार जी ने भी शॉर्ट कॉल दिया है और इधर वागी साहब भी शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। मुझे लगता है AGM के पहले काफ़ी लोग ऐसा लगता है खरीदारी के मूड में आए हैं, और उसके बाद 28 तारीख को शायद AGM 28 को, जी हाँ। तो जैन साहब, कुछ AGM से उम्मीद रखी जाए क्या 28 तारीख को? देखिए, कुछ तो जियो को लेकर भी एक माहौल बना हुआ था, फिर ये आज एक न्यूज आ गई, उसके बाद अब टिपिकली सेल हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत, ठीक है, टेक्निकली वीक हो सकता है, बट ओवरऑल फंडामेंटली तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और हर बार कुछ ना कुछ AGM में कुछ ना कुछ बड़ा आता ही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से रखना चाहिए। आज भी जो रिटेल का जो स्टेक बिका है वो भी एक पॉजिटिव न्यूज थी। सो और डीमर्जर की न्यूज और आगे पीछे आती रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल भी अब ठीक होने लगा है, तो इनके फिर वापस से बेहतर ही रहता है, फेवर में रहता है। बट विंडफॉल वाली एक न्यूज हमेशा जो तलवार जो लटकी रहती है वो ONGC और रिलायंस पे रहता है। बट आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं लगती है, बल्कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिखता है। ये है राय आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आती हुई जैन साहब की तरफ से भी। और इस बीच पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब की तरफ से कुछ बयान आते हुए दिख रहे हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी जो बातें चल रही हैं उनमें ये कहना था कि इसे अनिवार्य अभी नहीं किया जाएगा। अनिवार्य करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए, लेकिन हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार एकदम पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इस ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल अनिवार्य करना है तो इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों के बीच में एक आम सहमति बनानी होगी। सहमति बनने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूर करवाया जाना पड़ेगा, उसके बाद ही ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को कंपलसरी किया जा सकता है। ये है आपके लिए पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब की तरफ से आते हुए कुछ इंटरेस्टिंग बयान। ओके, बढ़ते आगे। वक्त है बैन लिस्ट पर नज़र डालने का। पूरे 11 स्टॉक बैन में है। देखते हैं, लकी नंबर तो है सुमित जी के हिसाब से 11, लेकिन आज क्या किसी तरह से कुछ बदलाव होता है बैन से बेनिफिट।
सुमित जी नहीं, आशीष जी सर, बताएं बैन से बेनिफिट में क्या बदलाव है? सर बाहर निकलने वाले स्टॉक्स का नाम पहले बताता हूँ। एस्कॉच पक्का है, 80% से नीचे आ गई, 77% है एस्कॉच पक्का, बैन से बाहर मिलेगा आपको। डेल्टा कॉप 81% है, 80.84 है, अभी करीब 11 मिनट बचे हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर बॉर्डर पे है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, लेकिन सर ये स्टॉक जिद्दी है, परमानेंट मेंबर भी है, तो ये 81% है, लेकिन इससे उम्मीदें कम है कि ये बैन से बाहर आ जाएगा। तो अगर आप पक्का 2 स्टॉक पूछे मुझसे तो डेल्टा कॉप और एस्कॉच है। एस्कॉच तो डन है। डेल्टा आई बुल हाउसिंग एकदम एज पे, आ भी जाए ना भी आए। पीएनबी 81.3% है, ये भी एज पे है, लेकिन अभी 80% भी नहीं आया, ये भी एक बात है। ओके। बाकी जीएनएफसी 83% और ऊपर तो फिर ज्यादा ही 84-85% से ऊपर पोजीशंस है, इनका कोई फायदा नहीं है। बाकी एंट्री करने के लिए सर आज फिर लिस्ट लंबी हो रही है। जीएमआर इंफ्रा को देखिए, पोजीशंस काफी तेजी से तो आ ही जाएगा, आना ही है, 114% हो गई है, आना ही पड़ेगा ऐसे। आरबीएल बैंक 110% हो गई है, थोड़ी देर में पोजीशन बड़ी तेजी से बढ़ी है। जी एंटरटेनमेंट में थोड़ी 10-15 मिनट पहले नहीं थी, अब अगर आप देखें तो 97% हो गई हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है री एंट्री होने की। और बलरामपुर चीनी 96% है, उम्मीदें कम है बलरामपुर चीनी से, लेकिन स्टॉक को रडार पर रखना पड़ेगा। जी एंटरटेनमेंट पॉसिबिलिटी है, आरबीएल बैंक, जीएमआर इंफ्रा, दोनों ने तो पक्का कर लिया, स्टॉक बैन महंगे है। ओके, तो चलिए बैन में 2 बाहर निकलने की तैयारी और 2 वापस अंदर आने के लिए भी हैं तैयार, मतलब बदलाव भरपूर होगा मेरे ख्याल से। वन ऑफ द बिजिएस्ट सीरीज, बेस्ट सीरीज सर, मतलब मेरे हिसाब से मेरे पिछले 5 साल में सर। ओके, तो आशीष कह रहे कि बिजी रहना बेस्ट है। क्योंकि आप बिजी रहे सीरीज में। जी सर, चाहे कितने भी दिन छुट्टियों पे रहो, लेकिन जब आए ऑफिस तो बिजी रहे। ओके, तो आशीष की तरफ से बैन से बेनिफिट की है पूरी की पूरी लिस्ट जी। ओके सर, 3-20 की स्ट्रैटेजी। यस, तैयार है। तो चलिए बिगुल सर के लिए 3-20 की स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी बढ़ती चली जा रही है, 70 पॉइंट नीचे है इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसने अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी है, 160 पॉइंट ऊपर है, वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है। यूरोप के मार्केट्स ठीक ठाक हैं, कोई नेगेटिव टेरिटरी में नहीं आए, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा खिसकते हुए दिखे हैं। रुपया हमारा स्ट्रांग है, ब्रेंट कंट्रोल में, $83 के आसपास है सर। देखिए नेहा जी, थोड़ा सा ग्लोबल संकट थोड़ा सा फिर से भारी लग रहा है, लगता है मार्केट को। 70 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हुए, तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आज के अमेरिका की कुछ कमजोरी कुछ हद तक तो आज हम डिस्काउंट कर चुके हैं, क्योंकि कल मजबूत हुए तो उसका तो फायदा हमें मिला नहीं, उल्टा हम कमज़ोर और हो गए। तो आई थिंक हो सकता है कल अगर आज रात को बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर ना हो तो लोअर लेवल से हम सपोर्ट लेंगे। आपके पास 2 कंडीशन है, एक तो ये कि आप कल खरीदें, और एक ही अगर आज खरीदें तो एक ही कंडीशन पे कि अगर नीचे मिलेगा 19,250 19,325 की रेंज में कल, तो मैं और ऐड कर पाऊंगा, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल आपके लिए आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपर की तरफ वही है 19,465 से लेकर 19,535 की रेंज, वहाँ पर आएगा तो रुकावट आनी है। तो फिलहाल फ्रेश पोजीशन बनानी है तो एक ही कंडीशन पे कि नीचे में आप और ऐड कर पाएँ। जहाँ तक शॉर्ट करने का सवाल है, मेरे ख्याल से शॉर्ट करने से इन लेवल पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसकी वजह यह कि एक तो ओवरसोल्ड मार्केट थोड़ी सी हो गई, क्योंकि पुट कॉल रेशियो वगैरह काफ़ी हल्के हैं और थोड़े लोअर लेवल पे हैं, तो थोड़ा ऊपर का मौका मिले तब आप शॉर्ट करिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,500 के आसपास ही बंद हो रहा है, बुरी नहीं है क्लोजिंग किसी भी लिहाज से। तो बैंक निफ्टी तो अभी भी मजबूती वाले ट्रेंड में है, 44,200 सपोर्ट का काम करेगा, 44,800 45,000 का रुकावट का काम करेगा, इसके बीचों बीच में आप बंद हो रहे हैं। सो अगर आप हेज करना चाहें लॉन्ग पोजीशन को 44,200 का पुट खरीदें, हेज करना चाहें शॉर्ट पोजीशन को 44,800 का कॉल खरीदें। बस ये सिंपल सी चीज़ है। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए कल सुबह। ओके, तो कल तक का इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें, और शॉर्ट तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है एट करंट लेवल्स। जहां तक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए 44,200 की पुट ले सकते हैं या 44,800 की कॉल हेजिंग के लिए ये रिकमेंडेशन सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। चलिए एक बिगुल फटाफट ले लेते हैं अब सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताइए। एक सेल स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। ये स्टॉक का पहले भी मैंने सेल का व्यू दिया हुआ है। अभी इसका भाव चल रहा है 487 रुपीज, 486 रुपीज, 486 487 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। द स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड इज जुबिलेंट फूड। स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूड के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जुबिलेंट फूड में आज ऊपरी लेवल से दबाव है, कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नीचे में 475
470 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने बिकवाली करी है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश सेलिंग करें। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 495 497 के पास है, तो 497 का स्टॉप लॉस लगा के जुबिलेंट फूड में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 475 470 के टारगेट्स के लिए। ओके, 475 470 दो टारगेट के लिए करें बिकवाली। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सुमित जी हमारी आपसे, स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड सेल जुबिलेंट फूड। तो मतलब आप किसी एक कविता को दोनों तरफ यूज नहीं करें। मतलब बाय के लिए स्टॉक विच इज लुकिंग गुड जुबिलेंट फूड, नॉट लुकिंग गुड सेल जुबिलेंट फूड, ऐसा नहीं होता है। बाय के लिए अलग बनाना चाहिए, सेल के लिए अलग बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं एम आई नॉट रीजनेबल? पूरी बात मान रहा हूँ अनिल जी। हाँ। मैं जुबिलेंट फूड में जनरली बाय साइड में कविता बना के नहीं देता हूँ, सेल साइड में बना के दी मैंने आज तक। इसमें तो वागले साहब भी मान रहे हैं कि मेरी बात सही है। क्यों वागले साहब? अनिल जी पूरी तरह से आपके साथ। हाँ, दोनों में अलग अलग बनाओ। नहीं तो फिर क्या हुआ, तो फिर तो आप तो हमेशा वही वाली कविता नो और यस लगा दो, वही होगी। तो उससे क्या है, देखो हम तो समझ जाएंगे, लेकिन इस उम्र में अगर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी सुमित जी की तो कब रहेगी? हम नहीं चाहते कि सुमित जी की क्रिएटिविटी पर जंग लगे। ओके, धन्यवाद सुमित जी। जुबिलेंट फूड बिकवाली करने की राय आपकी तरफ से आती है जी। चलिए, अब कैश का ऑप्शन देने के लिए जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिगुल, जय के लिए। जय, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल, मार्केट सस्टेन नहीं किया आज। जो सोचा था, जो एंटिसिपेट किया था उसका उल्टा हुआ है आज। सोचा था कि मॉर्निंग में कि आज मार्केट संभलना चाहिए, फर्दर अप मूव आपको देखने मिलना चाहिए, बट सेलिंग प्रेशर देखने मिला आज हायर लेवल से। मार्केट को एज ऑफ नाउ उस पर कॉल नहीं रहेगा। एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल देता हूँ मैं यहाँ। 262.50 का आप कॉल खरीदे हिंद पेट्रो का, ये आपको मिलेगा 5 रुपये पे, 5 रुपये के आसपास मिलेगा। 5 पर खरीदे 262.5 का कॉल ऑप्शन HPCL का, मुझे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 रुपये से लेके 12.5 रुपये ये दो टारगेट इसके निकल कर आते हैं। रीज़न भी आई थिंक दैट इट कैन गो टू द लेवल्स ऑफ 270-75 जोन। 270-75 के लेवल्स आपको इसमें आते हुए देखने मिलेंगे ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। एंड इसका जो एक स्टॉप लॉस यहाँ लगाना होगा, दैट कैन बी प्लेस एट 2.5, 2.5 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगाए और इसको खरीदे। जो हिसाब से आज एक रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो हिसाब से इसमें एक सेलिंग देखने मिली है, 4 हफ्तों की जो एक सेलिंग देखने मिली है, दिस वीक माइट टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एंड फर्दर आपको शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगी। ये तो HPCL की 262.50 रुपए की कॉल आपको लेनी है। टारगेट अपसाइड में 10 रुपए से 12.5 रुपए के आसपास बन रहा है और 2.5 रुपए की स्टॉप लॉस लगानी है। और अदरवाइज फ्यूचर्स में 270-275 तक का टारगेट अपसाइड में हिंद पेट्रो में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। टाटा ग्रुप में हमने देखा है टाटा एलेक्साई, ये 2.5% की स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊंचे स्तर के पास क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। टाटा एलेक्साई, कुणाल जी, कैसे चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? गोइंग फॉरवर्ड क्या मूड बन रहा है इस पे? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नेहा, टाटा एलेक्सी का अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक लगातार करेक्ट कर रहा है काफ़ी समय से। इसमें हमने एक अच्छा मूव आज के ट्रेड में आते हुए देखा। मुझे लगता है कि और ऊपर के स्तर यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। एक करेक्शन है जो कि पूरा होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, तो इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करने की मेरी राय है। और मुझे लगता है कि स्टॉक 7650 7700 के लेवल्स दोबारा रिगेन करेगा। होल्ड करने की फिलहाल राय। ओके, होल्ड करने की रिकमेंडेशन है। वेस्ट कोस्ट पेपर, इस पे लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय आई है। इस समय कुछ एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चेक यहाँ पर ले लेते हैं अब बंसल सर से। बंसल सर, वेस्ट कोस्ट पेपर सर, चार्ट पे कुछ मूवमेंट आपको दिख रहा है? जी नेहा, इसके अंदर देखें तो एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला हुआ है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो पहले तो जिनके पास है नेहा, क्लियरली यहाँ पर होल्ड की राय है और करेक्शंस पे खरीदना चाहिए। टेक्निकल पैटर्न यहाँ पर अच्छा है, तो हल्की फुल्की करेक्शन पे अगर नीचे मिल जाए स्टॉक 610 612 के अराउंड, तो अच्छा एक निवेश का कैंडिडेट बनता है। और इस बीच एक स्टॉक और है जो आखिरी मिनटों में कुछ एक्शन में आता दिखा, नवनीत एजुकेशन। जरा सुमित जी इसके चार्ट पर नजर डालिए। 160 के आसपास 4% का बढ़िया उछाला है, पिछले कुछ मिनटों में तेजी से बढ़ा है। कल के लिए अच्छा है? उछाल तो आ रहा है अनिल जी इसके अंदर, और पिछले 3 दिनों के हाई ये ब्रेक भी कर रहा है। 159 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 160 के ऊपर सस्टेन करने पे ये स्टॉक के अंदर कल
और आने वाले दिनों के अंदर एक मूव ऊपर का देखने को मिलेगा, जिसमें 170 175 तक का मूव नवनीत एजुकेशन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने आज लिया है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। नीचे के अंदर 154 का इसका 154 155 ये इसका सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा 170 175 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो नवनीत एजुकेशन में वो रिकमेंडेशन आती हुई। शिपिंग स्पेस की कंपनियां जितनी भाग रही थी आज पूरा कूल ऑफ दिखा है। ड्रेजिंग कॉर्प उनमें से एक है। शार्प डाउनसाइड यहां पर देखने को मिला है। वागले सर, क्विक चेक मैं आपसे लेना चाहूंगी, ये जो करेक्शन है क्या ये अक्यूमुलेशन का मौका है या प्रेशर अभी रहेगा? और नेहा जी, अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो अभी भी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। मेरे हिसाब से ये करेक्शन है और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे स्टॉक की जाए 495 490 वहां तक भी जाए, तो वहां पर ऐड करिए। यहाँ पर अगर लेते हो तो या वहीं पर ले लीजिए। मेरा मानना है ये स्टॉक 650 के आसपास जाना चाहिए, तो 3 से 4 महीने में, मे भी 6 महीने में। यहाँ से मतलब 40-50% की अपसाइड में देख रहा हूँ। ओके, ये है आपके लिए राय इन सारे स्टॉक पे। समाचार समाप्त करने की समय आ रही है। खराब क्लोजिंग 19,400 के नीचे, उम्मीदें जगी थी कल की अच्छी रिकवरी, आज इतना बढ़िया संकेत, लेकिन फाइनली बिकॉली का दबाव बन ही गया। 19,380 ये है निफ्टी पर क्लोजिंग, 63 अंक नीचे, 196 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता हुआ, और बैंक निफ्टी 6 पॉइंट नीचे 44,472। तो बैंक निफ्टी तो घूम फिर हरे निशान में आ जाएगा। निफ्टी भी 19,380 से ज़्यादा ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि लगातार दबाव में रहा है। डाउ फ्यूचर्स 70 अंक नीचे, नेस्डैक फ्यूचर्स 160 अंक ऊपर है। तो ये इंटरेस्टिंग एक्शन है आपके लिए। गुरुवार के दिन सारे एक्सपर्ट्स आ जाते हैं भरपूर एक्शन में, और आज फिर से बाजार बंद होने के बाद वो एक्शन बरकरार है, क्योंकि वक्त है हमारा खास शो बात दुनिया की। आपका पसंदीदा भी, आइए देख लेते हैं आज क्या है कुछ खास। वागल साहब आप पानी पी ले तो फिर मैं चलाऊं, नहीं तो फिर पता चला आप ऊपर हो तब तक स्टोरी निकल गई आपके अंदर। हो गया, अच्छा ठीक है। अब बताइए बात दुनिया की। इस बार बात दुनिया की में देखिए एक से बढ़कर एक रोचक खबरें। बताएंगे कहां एक महिला को कूड़ेदान में मिले 30 नए आईफोन 14। ले चलेंगे ऐसी जगह जहां चाय पीने के लिए गुजरना होगा खतरों से। ब्रिटेन का अनोखा चैलेंज, जिसमें हाथ पैर तुड़वाकर खुश होते हैं लोग। कनाडा के कोलंबिया में आग का तांडव, काले धुएं से डरा आसमान। और ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां जमती है पानी में संगीत की महफिल। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। कूड़े में मिले 30 आईफोन और चाय पीने के लिए खतरे झेलना, ब्रिटेन में हाथ पैर तुड़वाने वाला चैलेंज, कोलंबिया में भीषण आग और पानी में म्यूजिक। ये है आज की कुछ खास स्टोरीज। इनके अलावा भी होंगे। आपकी पसंद की कोई किसी को अगर पसंद आई है तो बताएं जरा कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई है। नहीं तो फिर मैं मेरी बताऊंगा। मैं बताऊँ कौन? अच्छा जय बताइए। अनिल जी, मस्ती की पाठशाला अगली बार जब हम करेंगे अनिल जी, तो जैन साहब को हम पानी के अंदर रखेंगे और उनको बोलेंगे वहां से आप अपना जैम्बे बजाए और म्यूजिक करें और गाना गाएं। बिल्कुल, मुझे लगा ही था। मैंने कहा कि ये तो जैन साहब के लिए ही है। जी श्रीकांत जी। अनिल जी देखिए, अगर इंडियन पब्लिक के लिए अगर कितना भी बड़ा चैलेंज रखे, मुझे लगता है कि कोई भी चैलेंज होने दो, चाय पीने के लिए वो कोई भी चैलेंज पार कर सकते हैं। तो कितना भी डिफिकल्ट रास्ता बनाए, कुछ भी बनाए, मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है, जितना भी वो डिफिकल्ट रास्ता बना ले, यहाँ पे इंडियंस जो रहेंगे वो डेफिनेटली इसे क्रॉस कर लेंगे। देखते ना, सबसे ज्यादा चाय के शौकीन तो कुणाल जी है। जरा बंसल जी राय दीजिए अपनी। अनिल जी, मुझे तो ब्रिटेन का खतरनाक वाला खेल जो है ना, जिसमें हाथ पांव टूटने का, अनिल जी वो बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ वहां पे हमारे सुमित जी जाएं और वहां से उनको कनेक्ट करें। अनिल जी कॉल तो वो दे देंगे 50 रुपए से नीचे के, 50 रुपए के ऊपर के स्टॉक पर वो अपनी शायरी कर पाते नहीं कर पाते। अनिल जी ये देखना चाहता हूँ वहां लटक के। अनिल जी मैं तो ये देखना चाहता हूँ बीच में खड़े होकर गिरते पड़ते लोगों के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवा पाते ऐसा। लेकिन मैंने अलग सोचा, मुझे लगा आप कुणाल जी से सारे बदले लेने के लिए 1 कप चाय पीने के लिए खतरे करवाएंगे। हाँ, मैं तो कुणाल जी को वहां भेजना चाहता हूँ चाय पीने के लिए। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, चाय पीने के लिए खतरे तो मोल लेने ही पड़ते हैं अनिल जी। हम सभी ने अनिल जी शादी जब की थी तो अनिल जी ससुराल गए थे, उस समय अनिल जी जो चाय पी थी उसके लिए जो खतरे मोल लिए थे अनिल जी, उसको अभी तक भुगत रहे हम लोग। तो अनिल जी इसलिए चाय महंगी पड़ जाती है अनिल जी। वेरी नाइस। तो ये है ढेर सारी बहुत ही बेहतरीन स्टोरी। अच्छा मेहुल जी कुछ कह रहे हैं। जी मेहुल जी। अनिल जी एक्चुअली वो स्टोरी ऐसी कुछ है कि चाय पीने लोग नहीं जाते हैं, लोग वहां पर क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं और वो चाय वाला जो है वो बहुत ही खतरा मोड़ लेता है, बिकॉज वो जो क्लाइंबर्स को कभी भी कुछ जरूरत पड़ती है तो उसके लिए उसने खास दुकान खोल के रखी है वहां पर। अच्छा ओके, चाय की दुकान है वहाँ पर। अच्छा वो अच्छा दैट इज टपरी। ओके चाय की टपरी है। ओके काइंड ऑफ। ओके वेरी नाइस। तो चलिए डिटेल में देखिए ये सारी की सारी स्टोरीज अब बस थोड़ी देर में 4:30 बजे बाद दुनिया के आपका पसंदीदा शो हर गुरुवार शाम आपके लिए हम आज फिर से लेकर आएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्शन है। कुछ लोग जिन्हें ना तो मोटापा होता है ना ही ब्लड प्रेशर, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक के कई सारे चांसेस बन जाते हैं और ऐसी घटनाएं होती है चौंकाने वाली है। अब इसकी वजह का भी पता चल चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की एक रिसर्च में ये पता चला है कि बचपन में फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना भविष्य में हार्ट अटैक होने की बड़ी वजह बन सकता है। और आज शाम 6 बजे इसी पर होगी हमारी खास चर्चा। कैसे बचपन के इनइफेक्टिवनेस की वजह से, इनएक्टिवनेस की वजह से हार्ट का कनेक्शन है और ये एक्टिविटी बच्चों में क्यों जरूरी, इस पर करेंगे हम आज खास बात। बचपन में खेल नहीं हार्ट नहीं होगा फेल, ये हमारी खास चर्चा। डॉक्टर मनोज कुमार साहब, डॉक्टर जागृति सांघवी और डॉक्टर ज्योति कपूर, इन तीनों से करेंगे आज शाम हम मुलाकात 6 बजे। इसके अलावा बहुत कुछ एक्शन है आपके लिए। अनहेल्दी फूड या हेल्दी ड्रिंक के नाम पर अब शुगर या केमिकल बेचना आसान नहीं होगा। सरकार जल्दी पैकेज्ड और फास्ट फूड की सेफ्टी को लेकर स्टैंडर्ड तय करने वाली है। यही नहीं, विज्ञापनों के दावों की कितनी हकीकत है इसकी भी पड़ताल की जाएगी। फूड सेफ्टी को लेकर आखिर सरकार का क्या है नया प्लान, कैसे होगा आपको फायदा। इंडिया 360 डिग्री की आज की यही एक कवर स्टोरी। अनहेल्दी खाना सरकार का निशाना, देखिएगा जरूर, अच्छी स्टोरीज आपके लिए। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, धन्यवाद आप चारों का। और धन्यवाद मेहुल कोठारी साहब, जैन साहब और साथ ही श्रीकांत चौहान साहब, जय ठक्कर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार फाइनल क्लोजिंग 19,386.57 अंकों का नुकसान, 180 अंक नीचे सेंसेक्स 65,250 पर। बैंक निफ्टी वाह 95, क्या बात है, 44,496 पर बंद होता हुआ। 50 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स, 170 अंक ऊपर नेस्डेक फ्यूचर्स। समाचार समाप्त हुए। मुझे और नेहा जी को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ है तैयार बताने के लिए कमोडिटी बाजार का एक्शन आगे के लिए। मृत्युंजय, आज मार्केट में एक्शन गायब है सर, मतलब चौतरफा गायब है। हाँ। एग्री में भी नॉन एग्री में भी। ओह, गोल्ड पूरी तरह से रेंज में है, बहुत ही छोटे दायरे में। थोड़ी देर और ये वाला कर लेते हैं बात दुनिया की, हमारे पास तो बहुत सारा मसला रहता है। अच्छा, लेकिन कई बार सर ये होता है कि एग्री मार्केट में आखिरी के 1 घंटे में बड़ा एक्शन लौटता है, तो इस उम्मीद में लोग हैं। और अभी करीब 1-1.25 घंटे का ट्रेड बचा है, 1.5 घंटे के आसपास का। तो क्या अगले 1.5 घंटे में कोई बड़ा एक्शन लौट सकता है एग्री में?